So hey my bacha party, namaskar, adab, sat shri akal and केम छो. Welcome to SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are in इश्क मोहब्बत with physics, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था. वो चैप्टर वेव ऑप्टिक्स लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ बच्चा लोग. फर्स्ट ऑफ ऑल यार थैंक यू सो मच, दिल से आप सभी का शुक्रिया कि आप सब लोग इस बैच को इतना पसंद कर रहे हो. हमारा जो दबंग बैच है जो कि एब्सोल्युटली फ्री है यूट्यूब पर, इसमें रे ऑप्टिक्स तक आया और उसके बाद फिर आप बच्चों ने इतना डिमांड किया हमारे सारे लाइव सेशन में, भैया हमें वे ऑप्टिक्स भी चाहिए. और मैंने कहा था बच्चा मैं ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ. इस चैनल की सबसे खास बात होती है कि हम हर साल बच्चों के लिए नया कुछ करते रहते हैं. पूरा सिलेबस हो जाने के बावजूद भी मैं ये जो सीरीज निकाला था ना, इसको छोड़ूंगा नहीं, चिंता मत करिए, आगे के चैप्टर्स भी आपको मिल जाएंगे. लेकिन सबसे पहले अपना प्यार दे दो जल्दी से, लाइक वाला बटन दबा करके. अच्छा लगता है बच्चा लोग, प्यार शेयर करिए जरूर लाइक का बटन दबा करके. एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म देन बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली. खूबसूरत वाली रेड वाली बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. तो ये जो दबंग बैच है एब्सोल्युटली फ्री है. यहाँ पर हमने एक ही वीडियोस के अंदर, मतलब एक ही बार में आकर के पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर किया है. आपका लेटेस्ट जो सिलेबस आया, जो नया एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आया है, उसी के बेसिस पर मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर पूरा वे ऑप्टिक्स पढ़ा दूंगा. यकीन मानिए इसे देखने के बाद आपको किसी भी बैच की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. शर्त बस इतनी है कि आपको फिजिक्स थोड़ी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, है ना, या इससे पहले के लेक्चर्स आपने देखे हुए होने चाहिए, राइट. तो आपको मजा आ जाएगा, आपको इस लेक्चर से भी प्यार हो जाएगा, ये बाबा एसएसपी की गारंटी है. तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अब आपके टेक्स्ट बुक का क्या क्या पॉइंट्स मैं यहाँ कवर करूँगा, एक एक चीज़. तो देखिए इंट्रोडक्शन है, हाइजेंस प्रिंसिपल है, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन है, ये डेफिनेटली डेरिवेशन आता है. इस चैप्टर का पहले ना भौकाल बहुत था मार्केट में, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते थे. बट यार इस बार बहुत सारी चीज़ें कट चुकी हैं. इवन आपके टेक्स्ट बुक में कुछ पॉइंट्स हैं, और अगर आप सीबीएसई का कैरिकुलम देखेंगे ना, एनसीईआरटी में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो वहाँ नहीं है. तो हमें परेशान नहीं होना है, आपको जितना यहाँ पढ़ाऊँगा ट्रस्ट करिए, आप उसको नोटबुक में लिखिएगा. मैं आज जो भी लिखूंगा एकदम बढ़िया से नोट्स आपको बना करके दे दूंगा, और मेरे लिखा हुआ जो हैंड रिटन नोट्स है आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जा करके ज्वाइन कर लीजिए. लगभग 60,000 विद्यार्थी हैं. रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव, उसके बाद हम बात करते हैं कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ द वेव्स. यहाँ से कोई डेरिवेशन नहीं है लेकिन इनकी थ्योरी है, इनके न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं. इंटरफेरेंस, अगर आप सीबीएसई का करिकुलम देखेंगे ना बच्चा पार्टी, तो यहाँ पर दिखाता है ओनली फॉर्मूला, मतलब देयर इज नो डेरिवेशन. तो हमें सिर्फ फॉर्मूला अच्छे से समझ लेना है. डिफ्रैक्शन में भी 3 फॉर्मूला हमें समझना है और कुछ नहीं है. फिर लास्ट में पोलराइजेशन यहाँ तो दिख रहा है, लेकिन आपका जो सीबीएसई का सिलेबस है उसमें ये नहीं है, बट फिर भी हम आपको पढ़ाएंगे बिकॉज आपके टेक्स्ट बुक में दिया है. तो सीबीएसई पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते. इसके साथ बच्चा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अगर ये बैचेस जो देख रहे हो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपसे हो जा रही है, तो आपको किसी भी बैच की जरूरत नहीं है. किसी भी बैच की जरूरत नहीं है. अगर आपसे प्रैक्टिस हो जा रहा है, आप पढ़ पा रहे हो, आपको डाउट नहीं आ रहा है. हालांकि मेरे वीडियोस ऐसे होते हैं कि डाउट नहीं होते हैं, क्योंकि हम इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं कि मुझे लगता है मेरा बच्चा अगर ऑफलाइन में बैठा होता तो ऐसे पूछता. बट बहुत सारे आप में से ऐसे स्टूडेंट है बाबू जिसको फिजिक्स को थोड़ा पर्सनली समझना है. आप मुझसे पर्सनली अपने डाउट पूछना चाहते हो, आपको मेरे और भी अच्छे बेहतरीन नोट्स चाहिए, आपको लगातार टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको लगातार एक पर्सनल टच, एक गाइडेंस चाहिए, तो सीबीएसई की पूरी प्रिपरेशन बहुत ही मिनिमम प्राइस पर, अफोर्डेबल प्राइस में हमने क्लास 24 एप्लीकेशन पर बैच के थ्रू रखा हुआ है, जिसका नाम है चाणक्य बैच. तो ये एकदम नया बैच है. इसमें एकदम जीरो से आपका सब कुछ पूरा फिजिक्स करा दिया जाएगा. सिर्फ फिजिक्स नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो भी करा देंगे. ध्यान रखिए, ये बैच और यूट्यूब के बैच में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये बाबू कि यहाँ पर आपके पेस के हिसाब से मैं चलूंगा. आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में, आप इंस्टेंटली पूछोगे, मुझे इंस्टेंटली जवाब देना है. दैट विल बी लाइव क्लासेस, है ना. तो इस कोर्स की जो प्राइस है 10% ऑफ करने के बाद, ये कूपन कोड लगाने के बाद है सिर्फ 2699 फॉर फिजिक्स, एंड ये है आपका 4500 फॉर पीसीबी कॉम्बो. ये आपके टीचर्स हैं, पारुल मैम बहुत बेहतरीन बायो पढ़ाती हैं. एंड देन वी हैव एबी सर, छोटे भाई की तरह है, ही विल टेक योर केमिस्ट्री. एंड बाबा एसएसपी को आप जानते हो. ये आपको मिलेगा क्लास 24 पर बाबू. तो क्लास 24 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है सिंपल, या आप इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, ठीक है. सो एनरोलमेंट लीजिए फटाफट, बहुत मिनिमम स्टूडेंट्स का बैच चलता है. हियर इज और एप्लीकेशन, आप इंक्वायरी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. चलिए, तो अब हम आते हैं हमारे मुद्दे पर. तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि हर चैप्टर की जो आत्मा होती है वो उसका इंट्रोडक्शन ही होता है. तो आइए इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा समझाते हैं. तो वैसे तो आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारी चीज़ें लिखी है, बट उसका सार मैं आपको समझाता हूँ कि बाबा जो न्यूटन थे ना, वो लाइट के ऊपर बड़ा रिसर्च कर रहे थे. उनका काम ही था, वो हमेशा से हर चीज़ में रिसर्च करते थे. तो वो लाइट को कैसे छोड़ते,
यस बच्चा, तो न्यूटन साहब जो थे वो लाइट के ऊपर रिसर्च कर रहे थे और रिसर्च करते करते उन्होंने ना एक थ्योरी दे दी, कॉस्पिकुलर थियरी, कॉस्पिकुलर, ठीक है। अगर अंग्रेजी गलत हुई तो माफ करना, मैं रामलाल लिख दूंगा, क्या फर्क पड़ता है, इंग्लिश डजंट मैटर, फिजिक्स मैटर्स। तो उन्होंने एक थ्योरी दी, कॉस्पिकुलर थियरी, जिसमें ये कहा गया था कि जो लाइट है वो बहुत सारे टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है, और वो सारे डायरेक्शन में जाता है। और इसी बेसिस पे ना उन्होंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन भी कर डाली कि लाइट में रिफ्लेक्शन है, जो आप पढ़ चुके हो रे ऑप्टिक्स में, रिफ्रैक्शन है, ये सारी चीज़ें ना न्यूटन्स के इस कॉस्पिकुलर थ्योरी से प्रूफ हो गई। लेकिन लाइट के और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हुआ करते थे उस टाइम पे, तब नहीं पता चलता था। अब तो साइंस बहुत आगे जा चुका है, हम बात कर रहे हैं 100, 150, 200 साल पहले की, जब ये साइंटिस्ट लोग पूरा रिसर्च कर रहे थे। तो फिर एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला यार न्यूटन साहब के इस थ्योरी से तो हम ये समझ ही नहीं पाते कि लाइट में और भी कुछ फिनोमिनाज हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस, जैसे कि डिफ्रैक्शन। तो वहां पर हम लाइट को इस थ्योरी से नहीं समझ सकते, वहां पर हमें इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझना पड़ेगा। इसीलिए हमें पढ़ना पड़ता है लाइट का एक और नेचर, जिसे हम कहते हैं वेव। आप आगे पढ़ोगे ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ब्रह्मांड में हर चीज के दो नेचर है, एक पार्टिकल नेचर होता है और एक वेव नेचर होता है। तो यहीं से शुरुआत हो जाती है, घमासान हो जाता है बहुत सारे साइंटिस्ट के बीच में, नहीं नहीं नहीं, नहीं वो घमासान नहीं जहां पर आप सोच रहे हैं मारपीट हो जाता है, मारपीट नहीं होता है। अलग अलग लोग आए, अलग अलग कंट्रीज, भैया मेरे साइंटिस्ट ये पॉपुलर हैं, ये पॉपुलर है। अभी हाल ही में कौन सी एक मूवी आई थी जिसमें पॉल हैमर करके थे ना, कुछ तो था, मैं नाम बोल रहा हूँ, माफी चाहूंगा। तो उनका दिखाया गया कि कैसे रशिया और इधर से अमेरिका के बीच में जंग छिड़ी थी कि हमारे साइंटिस्ट बेस्ट है, हमने ये थ्योरी निकाला और यही दुनिया के सामने सबसे सच होगा। फिर उसके बाद हाइजेंस आए, हाइजेंस प्रिंसिपल बहुत ही पॉपुलर है, और उन्होंने फिर बताया कि लाइट के दो और जो प्रॉपर्टी होती है, जिसमें से वन ऑफ देम इज इंटरफियरेंस और एक होता है डिफ्रैक्शन, जिसे हम न्यूटन बाबा के इस कॉस्पिकुलर थ्योरी के बेसिस पर नहीं समझ सकते। तो उसे समझने के लिए हमें वेव थ्योरी में जाना पड़ेगा कि लाइट का वेव नेचर कैसा है, उसको समझना पड़ेगा। और यहीं से फिर शुरू हो जाता है आपकी जर्नी वेव ऑप्टिक्स। इस चैप्टर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एमसीक्यू और एक बच्चा डेरिवेशन, जो बहुत ही प्यारा सा डेरिवेशन है, दैट इज हाइजेंस प्रिंसिपल के थ्रू रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, जो हमारा अगला पॉइंट है। आपके टेक्स्ट बुक को भी निकाल के रखिए, हम पेज वाइज भी बताते रहते हैं, एक एक लाइन आपको समझा के जाएंगे, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। आपको क्या याद रखना है कि कैसे शुरुआत हुई न्यूटन साहब, और फिर उसके बाद जंग छिड़ी हाइगेंस प्रिंसिपल में। तो अब हम समझते हैं हाइगेंस प्रिंसिपल। बहुत सारे बच्चों का ये भी डिमांड आता है थ्रू कमेंट, थ्रू मैसेजेस, थ्रू मेल्स, कि भैया हमें थ्योरी लिखनी नहीं आती। तो बच्चों, ये जो मैं यहाँ लिखता हूँ ना, एक एक पॉइंट कैसे लिखना होता है वो सब आपको मैं बता दिया करता हूँ। इससे बेहतर आपको नोट्स कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, डाउनलोड कर लिया करो। और अगर आप हमारे बैचेस, चाणक्य बैच में जुड़ते हो, तो वहाँ पर तो आपके पेस के हिसाब से मैं चलता हूँ, तो वहाँ तो मैं ये तक बताता हूँ कि पहली लाइन क्या होनी चाहिए, शोनिंग फिगर, हियर आई विल ट्राई, मैं यहाँ भी बताता हूँ। तो चलो बच्चे, अब हाइगेंस प्रिंसिपल को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट यानी कि वेव फ्रंट समझना होगा कि ये वेव फ्रंट क्या होता है। तो आप अपने कॉपी में अभी नोट बना लीजिए और उसमें हेडिंग मार दीजिए वेव फ्रंट। सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ हाउ टू राइट इट। तो वेव फ्रंट होता है, इट इज लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स वाइब्रेटिंग with same phase और कांस्टेंट फेज। चलिए इसको समझते हैं। पहले डेफिनेशन में मत जाइए, समझिए। मान लीजिए कि एक तालाब है, एकदम शांत पानी है, एकदम काम, एकदम एकदम शांत पानी है, ठीक है ना। अब आपने क्या करा, ऊपर से एक पत्थर डाला, ठिचके आओ, पत्थर डाल दिया आपने, व्हाट विल हैपन, यू विल सी वेव्स जनरेटेड ऑन इट। थोड़े समय के बाद अगर मान लीजिए कि आपके पास ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि आप किसी भी वक्त t बराबर t टाइम पे फोटो खींच सकते हो, ठीक है, तो अपनी आंखों से आपने फोटो खींचा और उसके ऊपर जो पिक्चर आपको दिखाई देगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जो पत्थर पानी में गिरा है उससे इस तरीके की चीजें आपको दिखाई देंगी, करेक्ट। अब आप देखो कि कुछ समय के बाद t इज इक्वल टू टी टाइम पर यहाँ के पार्टिकल्स, यहाँ के पार्टिकल्स, यहाँ के पार्टिकल्स, यहाँ के पार्टिकल्स को मैं जोड़ू तो मुझे दिखा यहाँ पर वेव। अगर मैं यहाँ के पार्टिकल्स को ऐसे जोड़ूं, सबके लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स को जोड़ा, लोकस मतलब सारे पॉइंट्स को जोड़ना, तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब सेम फेज में वाइब्रेट हो रहे हैं। सेम फेज का मतलब क्या होता है, तो फेज का मतलब होता है एंगल, 30 डिग्री तो 30 डिग्री, 60 डिग्री तो 60 डिग्री। अब यहाँ पर कितने डिग्री पर चल रहे हैं सब, ढिचकियाँ, ऑल आर प्रोपेगेटिंग विद 360 डिग्री एंगल। समझ में आया।
तो वेव फ्रंट का मतलब पहले साधारण भाषा में समझिए, वेव फ्रंट मतलब वेव का आगे का हिस्सा, मतलब कि वेव का फ्रंट पार्ट कैसा होगा। वैसे जनरली वेव्स होता क्या है, वेव्स जैसी कोई चीज होती नहीं है। वेव्स इज बेसिकली एक एसएचएम का ही हिस्सा है। जैसे रस्सी बंधी हुई दीवार पे, आपने रस्सी को खींचा, छोड़ा, व्हाट विल हैपन, पार्टिकल्स मूव नहीं करते, पार्टिकल्स अपनी जगह पर ऐसे डिचुक 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 कर रहे हैं, करेक्ट। लेकिन थोड़े समय के बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो डिचुक डिचुक है, दूसरा वाला थोड़ा धीरे धीरे कर रहा है, और फिर ये धीरे धीरे कर रहा है। सो व्हेन यू ड्रॉ द लाइन, यू विल सी दैट देयर इज अ वेव। गॉट द पॉइंट? यस। तो क्या है वेव फ्रंट? वेव फ्रंट का मतलब होता है भैया वेव का शेप ऑफ द वेव इज नोन एज वेव फ्रंट। लेकिन अब टेक्निकल भाषा में हमें समझना है, तो इसका मतलब होता है कि सारे पॉइंट्स का लोकेशन अगर एक सेम वाइब्रेशन से चले, सेम फेज से चले, तो उसे हम कहते हैं वेव फ्रंट। अच्छा, ये पहली बात हमने समझ ली। ओके, अच्छा अब दूसरी बात, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। ये आपके टेक्स्ट बुक में पहले का हिस्सा हुआ करता था, अभी इसलिए बता रहा हूँ, लिखवा भी रहा हूँ, क्योंकि सीबीएसई पर मुझे ना बहुत कम भरोसा होता है। हर बार वो बहुत सारी छोटे छोटे अच्छी अच्छी चीज़ें भी काट देते हैं और एमसीक्यू पूछ लेते हैं। तो समझ लीजिए, छोटी सी बात है, आपको टॉपिक से प्यार हो जाएगा बच्चा, पूरा का पूरा लेक्चर आप देखोगे, मजा आ जाएगा। तो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट की बात करते हैं। देखिए, 3 तरह का टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट होता है। वेव फ्रंट के 3 होता है। एक होता है स्फेरिकल, दूसरा होता है सिलिंड्रिकल, ठीक है, और तीसरा होता है बच्चा प्लैनर। तो कितने वेव फ्रंट हैं बाबू? 3 वेव फ्रंट है भैया। आप बिल्कुल ऐसे नोटबुक में आप लिखो, मजा आ जाएगा, आपको याद हो जाएगा सब कुछ। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है पॉइंट सोर्स से, मतलब एक सोर्स है जो कि पॉइंट सोर्स है, जैसे कि मान लीजिए एक लाइट है, तो उससे पूरा घर उजाला हो जाएगा। तो पॉइंट सोर्स इज बेसिकली कंसिडर्ड टू बी अ स्फेरिकल वेव फ्रंट। और सिलिंड्रिकल सोर्स अगर आपके पास है, जैसे कोई ट्यूबलाइट है, तो ट्यूबलाइट से जो लाइट निकलेगी वो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होगी। और अगर आपके पास में कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है ना, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, या आपका पॉइंट सोर्स से ही बाबू बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर, पॉइंट सोर्स एट इन्फिनिटी, अगर आपका पॉइंट सोर्स कहां पर है? इन्फिनिटी पर है, तो हम कहेंगे कि वो क्या बनाएगा? प्लानर वेव फ्रंट बनाएगा। समझ में आई बात? तो 3 तरह के होते हैं। और थोड़ी सी बात जान लो, अच्छा लगेगा आपको। पॉइंट सोर्स के लिए जो हमारी इंटेंसिटी होती है, देखो इंटेंसिटी होता है P/A, तो ये होता है 4πr का स्क्वायर, है ना, करेक्ट बात है। तो P और 4π सब कांस्टेंट होगा, पावर वगैरह सब, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? 1/r²। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², प्रोपोर्शनल टू 1/r², दैट इज द डिस्टेंस। यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इंटेंसिटी घटेगी। बात तो सही है बॉस। अगर आपके पास में एक 20 वॉट की लाइट है, वो लाइट आपने रखा है 100 मीटर के डिस्टेंस पर, क्या होगा? और 2 मीटर के डिस्टेंस पर क्या होगा फ्रॉम लाइट? ऑब्वियसली सर, 2 मीटर का जो डिस्टेंस, सॉरी बहुत पास जो होगा डिस्टेंस, वहां पर उजाला ज़्यादा होगा, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। लेकिन ज़्यादा डिस्टेंस पर अगर हम जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर लाइट कम होगा, उसकी इंटेंसिटी कम होगी। तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ इंटेंसिटी कम हो रही, सी रिलेशन परफेक्ट है। अच्छा, एक और बात आपको याद रखनी है कि इंटेंसिटी जो होता है बच्चा, ये क्लास 11th में था, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सो ए आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो ये अंडर रूट हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये सब आपके एमसीक्यू बन सकते हैं। वाई आई एम टेलिंग दिस? बिकॉज सीबीएसई हर बार बोलती है कि ये कटा, ये कटा, ये कटा, बट पूछ लेती है सवाल। और सीबीएसई माय डियर बच्चा पार्टी एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछती है कि ये आपने पढ़ा है, तो ये कहाँ इसका एप्लीकेशन है? ये रहा। टेक्स्ट बुक में ये नहीं है, बट आता है एमसीक्यू में, है ना। तो बी प्रिपेयर फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर है। सिर्फ थियरी डेरिवेशन करने से आप पास नहीं होंगे, पास हो भी जाएंगे तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। इसीलिए आप सोर्स ऑफ स्टडी को एकदम प्रॉपर रखो, और उसके लिए आप हमारी बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको लाइव क्लासेस मिल रहा है, जो मैंने शुरू में बताया, चाणक्य बैच। चलो बच्चा, तो ये हो गया कहानी। अच्छा, दूसरे में आते हैं। तो दूसरे में इंटेंसिटी अगर आप देखोगे तो पावर बाई एरिया में लिखूंगा तो 2πRh होता है। तो आपका प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? 1/r। तो यहाँ से एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, बिकॉज आई प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर है। लेकिन बच्चा, अगर आपका ऑब्जेक्ट ही इन्फिनिटी पर है, तो वहां से सारी की सारी लाइट ना एक दूसरे के पैरेलल आएंगे, तो उसका इंटेंसिटी कांस्टेंट रहता है, और एम्पलीट्यूड भी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ये सारी बात आपको बिल्कुल कहाँ बसा के रखनी है? मन मंदिर में। वो भी कब तक? जीवन काल के अंत समय तक। तो ये बात हमने क्या समझ लिया? वेव फ्रंट। क्या है वेव फ्रंट? इट इज एक्चुअली द लोकेशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग विद द सेम फेज।
अब हम जानेंगे हाइगेंस साहब ने अपनी क्या बात रखी। आगे मैं बढ़ूँ उससे पहले आपको सिंपल बता दूं, हाइगेंस प्रिंसिपल इज नथिंग बट इट इज बेसिकली द आइडिया हाउ द वेव प्रोपेगेट्स। मतलब एक आइडिया है कि वेव कैसे चलती है। जैसे आज हमें पता है कि अगर मैं यहाँ एक लाइट रखता हूँ तो ये इसकी जो वेव्स निकल रही होंगी, जो लाइट निकल रही होगी, वो इस डायरेक्शन में आगे की तरफ जा रही है, करेक्ट। तो एक्चुअल में ये सबसे पहले लॉजिकली किसने सोचा था? हाइगेंस ने। तो इनका प्रिंसिपल समझते हैं और उसी के बेसिस पे हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव करके देखेंगे। आइए चलिए, तो हम अगले मुद्दे पर चलेंगे बच्चा, लेकिन अगला मुद्दा हमारा यही है, तो मुझे इस स्लाइड की वापस आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए खूबसूरत सी नोट को मैंने कॉपी पेस्ट किया। अरे दादा, ठीक है, एकदम सही है। तो ये 2 स्लाइड हो गए हमारे, हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले इसको डिलीट करके इसी पर समझते हैं। सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई धन जाए जाए नहीं खाए जाते। ठीक है बच्चा, आ भी जाओ। तो अब हम समझेंगे हाइगेंस प्रिंसिपल। ओके बॉस, तो हाइगेंस प्रिंसिपल को समझाने के लिए डायग्राम भी बनाता हूँ और लिखते कैसे हैं वो भी आपको समझाता हूँ। बिल्कुल आप ये चित्र का यूज कर सकते हैं और ये लिखने के लिए आ सकता है 2 मार्क्स में। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट निकल रही है, राइट। अगर यहाँ से लाइट निकल रही है तो आई वुड से कि ये प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है, प्राइमरी सोर्स ऑफ वेव है। तो यहाँ से लाइट निकला मतलब ये प्राइमरी सोर्स है। मान लीजिए कि प्राइमरी सोर्स है तो इससे जो वेव्स निकल रही होगी वो कुछ ऐसे निकली होगी, है ना। ठीक है, अब बच्चा ये जो वेव फ्रंट है, क्योंकि ये वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स का लोकेशन ही तो है। अब ये जो वेव फ्रंट है, इसके ऊपर के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब अपने आप को बापोव सोर्स समझते हैं। सर व्हाट इज दिस बापोव सोर्स? जैसे ये क्या था? ये लाइट था। ये कौन है? ये है प्राइमरी सोर्स, मतलब जो एक्चुअल में है, राइट। राइट सर। ये जो पार्टिकल्स हैं विच आर लाइंग ऑन द वेव फ्रंट विल बिहेव लाइक अ सेकेंडरी सोर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि यहां पर ठीक है, यहां पर इधर एक ट्यूबलाइट लगी है और मैं ये जो हाथ बना रहा हूं ये सरफेस है, जमीन है। तो ट्यूबलाइट से जो भी लाइट आई, स्लो मोशन में समझना, मजा आ जाएगा, आपको फील करवा दूंगा, प्यार हो जाएगा बच्चा लोग। एंड फिजिक्स बहुत प्यारी विषय है, जो फील करता है उसको मजा आ जाता है। पहले हम लैपटॉप चार्ज लगा दें भैया, पता चला लैपटॉप वही डिस्चार्ज हो गया, हम यहाँ बोले जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से जो वेव्स निकली वो ऐसे चल रही है, टिचुक 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 टिचुक, आई टकराई। जैसे ही इस सरफेस पर टकराई, कौन? वेव्स। तो टकराते ही यहां के वेव फ्रंट के प्रत्येक बिंदु कह रहे हैं अबे इधर तो रास्ता खत्म हो गया, हम सब भी प्राइमरी सोर्स हैं, विल बिहेव लाइक अ सोर्स। मैंने क्या बोला? ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट विल बिहेव लाइक अ सेकेंडरी सोर्स। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे ये क्या है? प्राइमरी सोर्स है, तो यहां पर सारे के सारे लोग अपने आप को सेकेंडरी सोर्स समझेंगे, मतलब हम भी एक सोर्स हैं, हम भी लाइट को जनरेट करेंगे, हम भी वेव बनाएंगे। तो ये वाले बोलेंगे चलो बे धावा बोलो, अब तुम सब ऊपर जाओ, तो ये ऊपर गया, ऐसे 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 ऐसे। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई पंखा आ गया, तो पंखे के ऊपर टकराए, टकराने के बाद यहाँ के वेव फ्रंट फिर बोले अबे हम सब सेकेंडरी सोर्स हैं, हम भी नीचे जाएंगे, ऐसे 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 करते वेव जा रही है। तो ये है क्या? इट्स अ मोशन। वेव फ्रंट का मतलब ही है, सॉरी, हाइगेंस प्रिंसिपल में है ही यही कि वेव कैसे प्रोपेगेट किया था। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब इनके प्रिंसिपल के हिसाब से मैं आपको बोलूं तो ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट विल बिहेव लाइक अ सेकेंडरी सोर्स एंड दे विल कंटिन्यूअसली एमिट्स स्फेरिकल वेव फ्रंट फ्रॉम इट। वो लगातार अपने में से स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाते हैं। ये रहा स्फेरिकल वेव फ्रंट। एज टाइम गोज ऑन, if we draw a tangent on this spherical wavefront, we will get the new position of the wavefront. ये देखिए, ये नया वेवफ्रंट मिल गया जो मैंने हरे कलर से बनाया। अब इस वेवफ्रंट के प्रत्येक बिंदु अपने आप को फिर से सेकेंडरी सोर्स की तरह कंसिडर कर रहे हैं और अपने में से स्फेरिकल वेवफ्रंट निकाल रहे हैं। समय जैसे ही गुजरा, हमने इसके ऊपर से टेंजेंट खींचा तो हमें क्या मिल गया? एक नया पोजीशन मिल गया वेवफ्रंट का। तो आप क्या देख रहे हो बाबू कि जैसे जैसे समय बीतते जाता है, हमेशा हम टेंजेंट खींचते चले जाएं तो हमें एक आइडिया आ जाएगा कि नया वेव कहां पर जा रहा है। अब ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि अगर यहाँ लाइट है तो वेव्स ऐसे ही चलेगी ना, चल तो रही है, बट उसको एक्चुअल में प्रेजेंट कैसे किया? इस तरीके से किया है। बहुत छोटी सी चीज, टेक्निकली लगता है डर, बट ये बहुत सिंपल है। अब मैं इसको लिखवाता हूं कि इनका प्रिंसिपल है क्या। तो आप अपने नोटबुक में सबसे पहले लिखेंगे एज शोन इन फिगर। कोई भी थियरी में हमेशा आपका डायग्राम में जो है उसको मेंशन करिए कि क्या लिखा है, उस क्या है। एज शोन इन फिगर वी हैव टेकन a primary source
primary light source as a, अरे भैया, प्राइमरी लाइट सोर्स नहीं, प्राइमरी लाइट सोर्स हो गया, which continuously emits spherical waves from it, है ना, ये अपने में से स्फेरिकल वेव फ्रंट निकाल रहा है, प्राइमरी सोर्स, पहला पॉइंट ये हो गया। एज पर द हाइगेंस प्रिंसिपल, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, देख रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे से, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट विल behave like a secondary source, will behave like a secondary source as and continuously emits spherical wave front from it, लगातार अपने में से निकाल रहा है। ओके, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एज टाइम गोज ऑन, हमें एक टेंजेंट खींचना है, तो हम लिखेंगे एज टाइम गोज ऑन वी ड्रॉ अ टेंजेंट विच गिव्स, क्या देता है आपको, विच गिव्स आइडिया ऑफ न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। तो आई बात समझ में बच्चा, इट इज बेसिकली नथिंग बट इट इज सिंपली अ ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन ऑफ हाउ द वेव्स आर प्रोपेगेटिंग। तो वेव्स ऐसे प्रोपेगेट कर रहे हैं। तो ये है हाइजेंस प्रिंसिपल, और आपको डायग्राम बना करके बस ये 2 लाइन अच्छे से लिखनी है। एग्जाम में आता है तो लिख देना है, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। बट हाइजेंस प्रिंसिपल लिखने के लिए नहीं आएगा, हाइजेंस प्रिंसिपल से हमें प्रूफ करने को आता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आपके टेक्स्ट बुक में बच्चों पहले ना रिफ्रैक्शन दिया है, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव्स यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। तो पहले रिफ्रैक्शन है तो हम रिफ्रैक्शन कर लेते हैं पापे, उसके बाद हम रिफ्लेक्शन करेंगे, क्या दिक्कत है। आइए चलिए, तो रिफ्रैक्शन को समझते हैं। तो रिफ्रैक्शन को समझने के लिए पहले आप नॉर्मल जो रे ऑप्टिक्स में पढ़े हो वो याद करो। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, फिर अपने डायरेक्शन को ऐसे बेंड कर देती है। सिंपल बता रहा हूँ, एकदम बढ़िया से ध्यान दोगे तो भी पता भी चल जाएगा थ्योरी में क्या लिखना है। अच्छा, ऐसे जा रही थी तो ऐसे नहीं जा करके ऐसे बेंड हो गई। अब मान लो कि ये बहुत दूर से आ रहा था, तो वेव फ्रंट प्लानर वेव फ्रंट है, तो ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, फिर देखो ऐसे हो गया। इसी चीज को आपके टेक्स्ट बुक में कैसे रिप्रेजेंट किया है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि ये एक डेंसर मीडियम है, करेक्ट, और एक प्लानर वेव फ्रंट आई, और उसने यहां पर इंसिडेंट एंगल बनाया आई। जैसा आप यहां देख रहे हैं, इसने कितना एंगल बनाया, यहां पर इंसिडेंट एंगल बना दिया आई। ठीक है, सबसे पहले बच्चा कौन पहुंच गया, ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट के बीच में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, और वो सारे पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, अपने में से स्फेरिकल वेव फ्रंट निकाल रहे हैं एज पर द थ्योरी ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। तो सबसे पहले ए पहुंच चुका है, तो ए अपना वेव फ्रंट छोड़ देगा, करेक्ट। जितने समय में बी से निकला हुआ वेव फ्रंट यहां पर आता है, उतने समय में बच्चा इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो अगर मान लीजिए बाहर का स्पीड v1 है, तो ये वेव ने डिस्टेंस कवर किया v1t। अंदर का स्पीड अगर v2 है, तो इस वाले वेव ने कवर किया, देखो ये ऐसे है ना, तो ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा। अब ऐसा भी क्यों होगा मैं आपको वो भी बता देता हूं। इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए, ये जो जस्ट मैंने अभी लाइन बनाई, तो ये आपका हो गया r। ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिए, बढ़िया से देखिए। तो सबसे पहले तो ये कि ये ऐसे था, स्ट्रेट जाना चाहिए था, नहीं जाएगा, ऐसे जाके ऐसे बैंड हो गया, नॉर्मल लाइन की तरफ झुक गया। रेयर से डेंसर में जाता है तो क्या होता है, बी बैंड, RDB ट्रिक पढ़ाया था मैंने रे ऑप्टिक्स में। सो वॉच दोज वीडियोस, दिस विल रियली हेल्प यू बच्चा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ जाना, देख लेना, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बच्चा ये आई था तो यहाँ पर R हो गया। लेकिन ऐसा क्यों है सर कि ये ज्यादा डिस्टेंस दिख रहा है और ये कम डिस्टेंस दिख रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि ये वाला जो पॉइंट बी से निकला हुआ वेव फ्रंट है वो हवा में है, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, इसलिए ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है। लेकिन ए पहले पहुंच गया था तो इसने अपनी वेव फ्रंट छोड़ी, वो इतना ही डिस्टेंस कवर किया बेचारा। ये देखो, ये कम है और ये ज्यादा है, ये इसका डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये हवा में है और ये कहाँ है, किसी मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, और बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N1, एंड द कंडीशन इज N2 ग्रेटर देन N1।
दैट्स वाई द स्पीड इज लेस, दैट्स वाई द डिस्टेंस इज लेस। उसके बाद फिर यहाँ का कोई पॉइंट पहुंचा होगा तो उसने अपनी वेव फ्रंट छोड़ी होगी, यहाँ का पहुंचागा उसने छोड़ी होगी, सबसे लास्ट में बी पहुंचा है तो उसने जस्ट अभी स्टार्ट ही किया अंदर अपनी वेव्स को छोड़ना। तो देखिए इस तरीके का डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में बना रहता है जो बच्चों को समझ में कम आता है। आई होप आपको ये मजे से समझ में आया। कुछ भी दिक्कत हो बच्चा तो प्लीज कमेंट करो। ये हम इसे भी डिलीट करना चाहते हैं। ओहो ये क्या हो गया, अरे दादा, चलो कोई नहीं, इसी में एक्सप्लेन कर लेंगे। कोई बात नहीं, इसी में समझ लेंगे, कोई इशू नहीं है। ब्लैक ही सही, अच्छा दिख रहा है ज़्यादा। तो ये डायग्राम आप सबको समझ में आ रहा है। अब हमें इसे प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन प्रूफ करने का मतलब है कि n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2 लेके आना है। इसे हम कौन सा लॉ कहते हैं? स्नेल्स लॉ कहते हैं, बराबर। तो अब इसे प्रूफ करना है तो सबसे पहले आपको 2 लाइन ऐड करना सिखा देता हूँ कि आपको लिखना क्या है। देखिए सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे as shown in figure a planar wavefront is striking the surface at an angle I। ठीक है, एंगल I पर क्या हुआ? ये इंसिडेंट हुआ। देन it refracts at an angle R। ठीक है, इतना लिखा आपने। अब उसके बाद बस इसमें बेसिक ज्योमेट्री है। ध्यान से देखो बच्चा लोग, तो ये वाला जो एंगल है ना वो 90 डिग्री है और यहाँ पर ये वाला एंगल जो है 90। ये 90 ही एंगल रहते हैं क्योंकि सर्कल बना रहा था ना, स्फेरिकल बना रहा था। तो टेंजेंट का रेडियस के साथ रिलेशन क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ओके सर, तो अब मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ ट्रायंगल ABC का। तो आप यहाँ लिखेंगे, एकदम खूबसूरती के साथ लिखिए, बढ़िया से पूरा मार्क्स मिलेगा। ट्रायंगल ABC में देखो, अगर ये एंगल आपका 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस हुआ। तो साइन आई अगर मैं लेने जाऊं तो साइन आई इज इक्वल टू फ्रंट, यहाँ पर है आपका BC अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज AC। BC की वैल्यू आप देख सकते हैं V1t है और AC आपका एज इट इज है। दिस इज ऑल अबाउट साइन आई। करेक्ट बच्चा पार्टी? ठीक है सर। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे दूसरा ट्रायंगल जो कि अंदर है BC, इसको मैं D ले लेता हूँ। तो ट्रायंगल ADC, यहाँ पर हम लेंगे बच्चा साइन R। तो साइन R इज इक्वल टू हो जाएगा फ्रंट साइड AD। अच्छा, ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? V2t। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो दिस इज गोइंग टू बी V2t अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा? AC। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ लिखोगे, एग्जामिनर को मार्क्स देना ही पड़ेगा आप लोगों को, कोई फेल नहीं कर सकता बच्चा आपको इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो। अब हम दोनों समीकरण का भाग कर देते हैं। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस टू इक्वेशंस। सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हम यहाँ पर कर रहे हैं डिवीजन। तो साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू, देखिए क्या कट रहा है, T से T कट जाएगा, V1 V2 बचेगा, AC से AC भी कट गया, इन शॉर्ट T बाई AC कट गया। तो ये आ गया V1 अपॉन में V2। अब ये इसको इक्वेशन 3 कर दो। हम सब जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? C/V, विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर रे ऑप्टिक्स का चैप्टर। और N2 क्या होता है बच्चा? C/V2। तो अब हम यहाँ से V1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो साइन I अपॉन साइन R, V1 की जगह हो जाएगा C/N1 और यहाँ हो गया C/N2। तो ये आया N2 अपॉन में N1। दस N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R, विच इज नथिंग बट दैट इज यस स्नेल्स लॉ। तो ये हो गया प्रूफ बच्चा कि अगर हम लाइट को रे मानते हैं तो भी उसके अंदर रिफ्रैक्शन होता है और अगर हम लाइट को वेव मानते हैं तो भी उसके अंदर रिफ्रैक्शन होता है। आपके सामने ये चीज आ चुकी है, क्लियर? तो ये लिखने के लिए आता है। कैसे आता है? बाय यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल, प्रूफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। हो गया। अब आइए, इसी में एक और चीज आपके टेक्स्ट बुक में ना सिर्फ डायग्राम बनाया है कि मतलब इसके बाद क्या होगा। ये थ्योरी है नहीं वैसे बाय द वे, बस सिर्फ समझने के लिए कि डायग्राम देखकर बच्चे घबरा ना जाए। देखो, तो अब यहां से जो लाइट पहले रिफ्रैक्ट हुई, आप देख सकते हैं कि ये I था तो ये ऐसे हुआ, ठीक है, थोड़ा ऐसे बनाते हैं, ऐसे हुआ। तो अब ये इसी तरीके से ऐसे यहाँ पर आया। मान लीजिए इसने कितना एंगल बनाया यहाँ पर I। ओके, नॉर्मली क्या होता है बच्चा, ये लाइट ऐसे आई, ये ऐसे गई यहाँ पे, फिर इसको ऐसे
नॉर्मल से कहाँ जाएगी, दूर भागेगी, क्यों, क्योंकि ये डेंसर है, ये रेयर है, डी आ रहे, डेंसर से रेयर में अभी हो जाता है नॉर्मल लाइन से, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे मान लेते हैं नॉर्मल। अच्छा, तो अब इसे ऐसे नहीं जाना है, इसे ऐसे हो जाना है, समझना। तो अब इसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए, ये वाला जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है उसका डिस्टेंस ज्यादा है, ये वाला जब तक यहाँ पहुंचेगा, जब तक जन्म लेगा, तब तक ये बहुत ज्यादा दूरी कवर कर चुका होगा। तो आप देख रहे हैं ये ऐसे होकर के फिर ऐसे हो जा रही है। तो ये आपका क्या है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एट अ रेयरर मीडियम। तो रेयरर मीडियम में रिफ्रैक्शन है। बस हमें क्या जानकारी रखनी है कि जब डेंसर से रेयर में जाए, डेंसर से रेयर में जाए तो अवे होगा, और रेयर से डेंसर में जाएगा तो बेंड होगा। बस ये डायग्राम आपको याद रखना है, इसमें कुछ आपकी थियरी वगैरह नहीं है, देयर इज नो प्रूफ एट ऑल, बराबर, ठीक है। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव बाय अ प्लेन सरफेस। रिफ्लेक्शन, वी ऑल नो व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो थीटा मस्ट बी इक्वल, थीटा हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इसी को आप ऐसा समझो कि ऐसे वेव्स आ रही है, फिर ये ऐसे चली गई, इसी को हमें रिफ्रैक्शन, अरे हाइगेंस प्रिंसिपल का यूज करते हुए बताना है। तो देखो, तो एक लाइट ऐसे आकर के गिरी, वेव्स, प्लानर वेव, एंगल कितना था आई, और जो दूसरी वाली है वो ऐसे चली जाएगी, ये कितना एंगल है आर। अभी डायग्राम बनाते समय बहुत ध्यान से समझना कि एक्चुअल में इस डायग्राम के पीछे की कहानी क्या है। कहानी ये है बच्चों कि अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है, यहाँ इसके बीच में और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, दीज ऑल पॉइंट्स आर बिहेविंग लाइक अ सेकेंडरी सोर्स एंड कंटिन्यूअसली एमिट्स द स्फेरिकल वेव फ्रंट फ्रॉम इट। जैसे ही ए पॉइंट छूता है जमीन को, मिरर को, तो इसका वेव फ्रंट डिस्टेंस कवर करने लग जाता है, इसका इतना कवर करता है, और बी वाला जब तक नीचे पहुंच रहा है तब तक तो इतना कवर कर चुका है। उसके बाद फिर ये वाला पॉइंट पहुंचा और इसने इतना कवर किया, और इसने इतना कवर किया, इसने इतना कवर किया। अब हमने क्या पढ़ा था थियरी में कि दे कंटिन्यूअसली emits the spherical wave from front from it and if we draw a tangent on it we get a new position of the wave front। पहला ये था इंसिडेंट, और फिर ये आपका है रिफ्लेक्टेड। वही चीज आपके रिफ्रैक्शन में भी था, क्या था कि ये सबसे पहले छोड़ा, उसके बाद फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, सबसे लास्ट में सबको मैंने मिला दिया, टेंजेंट खींचा तो मुझे नया पोजीशन मिल गया। आई बात समझ में। तो आपको डायग्राम में ये वाले सर्कल्स नहीं बनाने हैं। अरे हाँ, चलो, तो अब इसी को थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं। यहां से हम एक लाइन खींच देते हैं, यहां से हम एक लाइन खींच देते हैं। बच्चा, ये डिस्टेंस भी वीटी होगा और ये डिस्टेंस भी आपका क्या होगा, वीटी होगा। क्यों ऐसा होगा, बिकॉज ये वाला वेव भी आपका उसी मीडियम में है और ये वाला वेव फ्रंट भी आपका उसी मीडियम में है, तो इसमें कोई चेंजेस होने वाले नहीं है। इसका नाम हमने डी दिया। अब इसमें भी पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, एज शोन, वही लाइन फिर से, हियर अ प्लानर वेव फ्रंट, अ प्लानर वेव फ्रंट strikes the mirror at an angle, कितने पर गिरा बच्चा, आई पर, फिर एंड इट रिफ्लेक्ट्स विथ एंगल आर। अब अगर ये रिफ्लेक्शन है तो हमें आई और आर को प्रूफ करना पड़ेगा, बराबर है। तो आप इसमें ट्रायंगल मेथड यूज करेंगे, जनरली 9वीं कक्षा की गणित है सिर्फ, और कुछ नहीं है। सो हम लिखेंगे त्रिभुज ADC, दिख रहा है सबको, त्रिभुज मतलब ट्रायंगल, शुद्ध हिंदी है, एंड इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। चलिए लगाते हैं मैथ्स, बेसिक मैथ्स। दोनों ही ट्रायंगल में AC साइड कॉमन है, यहां लिख दीजिए कॉमन साइड। एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा आप इतना मुद्दा रखेंगे, तो वो सोचेगा अरे बाप रे बाप, SSP का बच्चा पार्टी है। दूसरा बच्चा, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, कॉमन एंगल, सॉरी 90 डिग्री एंगल, परपेंडिकुलर एंगल। अच्छा, ये परपेंडिकुलर कैसे हैं, तो सर्कल पर टेंजेंट हमेशा कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है यार। और एक और कॉमन साइड इसके अंदर हो गई AD और BC, दोनों की वैल्यू उतनी ही है, ठीक है, कॉमन साइड। तो आपने सुना होगा बच्चा कि दो साइड अगर सेम हो और एक एंगल सेम हो तो हम क्या बोलते हैं, फ्रॉम साइड एंगल साइड थ्योरम it's proved
दैट बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। तो जब ट्रायंगल ही सिमिलर हो गया तो उसका सब कुछ सेम हो जाता है। अगर उसका सब कुछ सेम हो गया तो हम कह सकते हैं ना कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। हम यही तो चाहते थे, जो हमें पहले से पता था हम उसे प्रूव कर रहे हैं। तो ये थियरी आती है तो आपको ऐसे लिखना है। हाँ, ये डायग्राम आपको हटा देता हूँ, ये डायग्राम आपको नहीं बनाना है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए था। गॉट द पॉइंट बच्चा लोग। तो हमने अब तक क्या क्या सीख लिया? हमने अब तक ये सीख लिया कि हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है, वेव फ्रंट क्या है, और रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, और रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है। तो आपके सामने है विथ थियरी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक आएगा, बट उससे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पूरा टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हैं तो आपके टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल को कैसे छोड़ सकते हैं। पहला सवाल है, ध्यान से सुनना, एमसीक्यू में आ सकता है, एंड असर्शन रीजन भी आते हैं सवाल बच्चा। हम आपको बता दें, हमारा जो चाणक्य बैच चल रहा है उसमें हम एमसीक्यू की प्रिपरेशन के लिए अलग से बच्चों को शीट वगैरह भी देते हैं। ठीक है, यहाँ वाईटी पर तो हम पूरा नोट्स आपको दे ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारा चीज़ ऐसे है जो यहाँ पर कंस्ट्रेन है, नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप उसे फॉलो नहीं करेंगे, पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो मेहनत बेकार चली जाती है। तो एक छोटा सा अमाउंट पे करके जब आप बैचेस में आते हो तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप भी लेते हो कि नहीं हमें पढ़ना है यार। तो आ जाइए, लेट नहीं हुआ है बैच में। जो बच्चे जिस भी दिन एनरोलमेंट ले रहे हैं, चौथा चैप्टर चल रहा है तो उनको पिछले चैप्टर्स का रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, प्लस आपको लाइव क्लासेस जितना भी आपका रिकॉर्डिंग रहेगा उसको फिर से मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। तो आ सकते हैं, आप कभी भी एनी टाइम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, लेट नहीं हुआ है। सवाल है मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है वेवलेंथ सिंगल हो। इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट बोथ हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। कह रहा है कि अगर एक लाइट ऐसे गिरी तो कुछ इसकी रिफ्लेक्ट हुई और कुछ ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई। तो ये जो रिफ्लेक्टेड है और ये जो रिफ्रैक्टेड है, इनका क्या नहीं बदला, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर ही है। एक्सप्लेन बाई। सिंपल है, आप इसे शब्दों में लिख लीजिए। फ्रीक्वेंसी नेवर डिपेंड्स ऑन द मीडियम, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द सोर्स। कौन से सोर्स ने इसको जन्म दिया है ये उस चीज पर डिपेंड करता है। तो यहाँ का सोर्स बदल ही नहीं रहा है ना। टकराने के बाद ये भले अपना डायरेक्शन चेंज किए, उन्होंने अपने सोर्स को थोड़ी ना चेंज किया। देखिए फ्रीक्वेंसी कैसे आती है, थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं। तो ये आपने सुना होगा बोहर्स मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से जब लोअर ऑर्बिट में आता है तो एक एनर्जी छोड़ता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो यहाँ तो वो बात ही नहीं है, यहाँ तो पता ही नहीं ना कि ये किस ऑर्बिट से निकल करके आकर के ये एनर्जी दिया है। फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली अ लाइट कलर, तो ये तो चेंज ही नहीं हुआ। इसीलिए अगर हम रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड की बात करें सो दे आर नॉट चेंजिंग देयर सोर्स, दैट्स वाई इट रिमेन्स कांस्टेंट। उसका कोई फ्रीक्वेंसी चेंज होने वाला नहीं है। नंबर 2, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयर टू डेंसर मीडियम द स्पीड डिक्रीजेस। बिल्कुल सही है, डेंसर में जाते ही स्पीड थोड़ी घट जाएगी। जैसे हवा में बहुत तेज होता है बट पानी में कम हो जाता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, which we all know that. Does the reduction in speed imply a reduction in the energy carried by the light? Answer is no. कह रहा है कि अगर स्पीड कम हो गया तो क्या उसकी एनर्जी भी कम हो गई? नहीं, क्योंकि एनर्जी का लेना देना एम्पलीट्यूड से है। I प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, I प्रोपोर्शनल टू एनर्जी अपॉन में एरिया इनटू टाइम। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे कि इट नेवर डिपेंड्स ऑन द स्पीड, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। तो जब तक एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा तब तक एनर्जी में रिडक्शन नहीं आएगा। तीसरा प्रश्न है मेरे बच्चे, इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो वेव पिक्चर में आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है। फिर कहता है कि व्हाट डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट। ये आपके ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में भी आएगा, अभी भी आपको याद करवा देता हूँ। देखो इंटेंसिटी का दूसरा फॉर्मूला होता है, मतलब इंटेंसिटी को आप फोटोन मानोगे तो क्या फॉर्मूला है। तो बेसिकली कोई भी टीचर आपको पढ़ाता है वो इंटेंसिटी देता है जिससे आप पास हो जाते हो। बाबा एसएससी पढ़ाएंगे तो आप पक्का पास होने वाले, फेल तो कोई नहीं कर सकता, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे बात अलग है। तो मैंने तुम्हें इंटेंसिटी दिया, तुम पास हो जाओगे, तो पास पी ए, तो पी बाई ए। चलिए क्या मजा आ गया, बिल्कुल सही है, यही फॉर्मूला है। पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम इनटू ए, और एनर्जी एक फोटोन की होती है एच एफ, एन फोटोन की होती है एन एच एफ। एफ फ्रीक्वेंसी है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, वैल्यू 6.624 10⁻34। तो इंटेंसिटी अगर हम लाइट फोटोन की बात करते हैं ना तो ये फॉर्मूला होता है, और अगर वेव की बात करते हैं तो आपका है आई प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ये हो गया बच्चा हमारा टेक्स्ट बुक का पहला एग्जाम्पल। अब हम एंट्री मारने जा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और सच्ची बताऊं तो अगर एनसीईआरटी का आप टेक्स्ट बुक खोलेंगे और उसमें ये पढ़ने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा डर लगता है एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, विच इज फैक्ट। सही बोला ना? तो कमेंट करके बताओ। डर लगता है, पता ही नहीं चलता क्या डायग्राम बनाया क्या है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत प्यारी लैंग्वेज है, थोड़ा आपको शिद्दत से उसे पढ़ना होता है। मैं आपको एक एक चीज़ करके समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स क्या है,
उसके बाद इंटरफेरेंस में घुसेंगे तो हमें 2-3 स्लाइड की जरूरत पड़ेगी। देखिए क्लास 11th में ना वेव करके एक चैप्टर था, सबसे लास्ट चैप्टर, जिसमें डॉपलर्स इफेक्ट था, उसमें भी था ये। एक्चुअल में वेव्स का जब डिस्प्लेसमेंट होता है, वेव्स डिस्प्लेस ही होती है, उसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस में के एक्स। थोड़ा समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। तो जब दो वेव्स आपस में मिलती है ना, तो मिलने वाले टाइम का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो दोनों के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होता है। नहीं समझे? देखो डायग्राम से, जैसे कि ये एक वेव है, इसका क्रेस्ट कितना है 4, और ये एक वेव है, इसका क्रेस्ट कितना है 2। ये इंडिविजुअल किसी भी पॉइंट पर जाएगा तो 4 सेंटीमीटर जितना पार्टिकल को उठा देगा, और अगर ये वाला वेव किसी पॉइंट पर जाएगा तो उसको 2 सेंटीमीटर उठाएगा। लेकिन मैं कहता हूं दोनों एक साथ किसी पॉइंट पर पहुंच गए, तो अब बताइए कि उस पॉइंट को लोग कितना उठा देंगे, 6 सेंटीमीटर। तो बेसिकली मैंने इसे लैंग्वेज में कैसे बोला, नेट डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स इज ऑलवेज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर सम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 4 भी हो सकता था, नीचे माइनस होता तो फिर मैं माइनस करता, इसलिए हमें वेक्टर सम बोलना पड़ता, मतलब प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अर्थात सिंपल भाषा में कोई एक पॉइंट है जहां पे दो वेव्स आ गए तो उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इंडिविजुअली लोग जितना भी करने वाले थे दोनों का सम है। तो अब ये हो सकता है कि इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो जिससे इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ द वेव बहुत ज्यादा हो, जिसे हम कहते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी, बहुत कम हो जिसे हम कहते हैं मिनिमम इंटेंसिटी। फिर से समझिए, यहां दो वेव्स हैं, ठीक है, लाइट के दो वेव्स हैं, वहां से वेव्स आया, इस पॉइंट पर मिला, इधर से भी आया, इस पॉइंट पर मिला, दोनों मिलकर के इन्होंने इंटेंसिटी को मैक्सिमम कर दिया। तो जब इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई उसे हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। कंस्ट्रक्टिव मतलब जुड़ने वाला। यहां से वेव्स आई, यहां से वेव्स आई, दोनों ने इंटेंसिटी को 0 कर दिया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। अभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ये वेव्स किस सोर्स के बने हैं। यहां सोर्स क्या है जो वेव्स को बना रहा है। फिर से समझिएगा, दो वेव्स आकर के किसी पॉइंट पर मिलते हैं, जो भी होता है उनका, उसी को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। जो भी होता है मतलब इंटेंसिटी बढ़ी, इंटेंसिटी घटी, इंटेंसिटी क्या बनी, उसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस। सो व्हाट इज इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस इज बेसिकली द इंपैक्ट ऑफ टू वेव्स, impact of superposition of two waves and the intensity becomes maxima or becomes minima. It always depends source, types of source जो वेव को जनरेट कर रहा है। तो अभी आगे इंटरफेरेंस पढ़ने के लिए, आगे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा सोर्सेस कितने तरह के होते हैं जो वेव्स को जनरेट करते हैं। एक होता है कोहेरेंट और एक होता है इनकोहेरेंट। आइए समझते हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से समझाया गया है। जैसे मान लो कि ये एक पानी की लेयर है, पानी है, टब में पानी भरा है। आप अभी एक्सपेरिमेंट भी करना, आपको दिखाई देगा ये चीज़। और हमने ऐसे ना 2 कलम ले लिया, 2 पेंसिल ले लिया, 2 लकड़ी ले ली। अब आप इतने सक्षम होने चाहिए कि आप दोनों से, दोनों कलम, दोनों पेन, दोनों लकड़ी को एक साथ पानी पे टैप कर रहे हैं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इस तरीके से टैपिंग चल रही है। तो पता है आपको क्या दिखाई देगा? इस तरीके से दिखाई देगा चीज। ऐसे आपको पानी की सरफेस पर वेव्स दिखाई देंगे। अब इस पानी की सरफेस पर कहीं पर वेव्स का मिलन है, कहीं पर वेव्स का मिलन नहीं है। जहां पर वेव्स का मिलन ऐसा होगा कि इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, हम उसे कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहां नहीं होगा हम उसे कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जैसे हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था वेव्स के अंदर कि एक होता है नोड्स, एक होता है एंटी नोड्स। नोड्स किसे कहते हैं? जिस पर एम्पलीट्यूड 0 हो जाए। और एंटी नोड्स किसे कहते हैं? जिस पर एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाए। हो सकता है कि इंटेंसिटी बढ़ी, हो सकता है इंटेंसिटी घटी। जैसे बांसुरी, तो बांसुरी एक ओपन पाइप है, एक तरफ से खुला होता है ना, नहीं बांसुरी जो है, हाँ ओपन पाइप है, दोनों साइड से खुला हुआ है। तो उसमें क्या होता है, जब हम बजाते हैं तो हमारी फूंक जब जाती है, हवा जब जाती है, तो वो नोट्स और एंटी नोट्स बनाती है जो अलग अलग टोन्स जनरेट करती है, जिसे हम ओवर टोन कहते हैं। फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। खैर मैं उस मुद्दे पर नहीं जाता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बट 11th की फिजिक्स बहुत शानदार है। आपको अगर पढ़ना है तो लेक्चर अवेलेबल है, प्रचंड सीरीज के नाम से, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पर। सर्च करो बाय बाबा एसएसपी, विल गेट टू नो। आई बात समझ में? तो यहाँ पर जहां जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमा हो रही थी डिस्प्लेसमेंट की वजह से, अब ये है क्या यार, इसकी वेव्स और इसकी वेव्स का मिलन ही तो है।
अब वो मिलन कैसा होगा, किस तरीके का होगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कोहेरेंट सोर्स क्या है और इनकोहेरेंट सोर्स क्या है। तो मैंने क्या बोला कि अगर दो सोर्स ऑफ वेव ऐसे हैं जो कांस्टेंट फेज में रह करके वेव को जनरेट करते हैं, आई वुड लाइक टू राइट इट, व्हेन द फेज डिफरेंस रिमेन्स, बच्चा ये बिल्कुल ऐसे ही लिख लोगे ना तो आपको एनसीईआरटी का पूरा डिकोड हो गया, ये आपके नीट में काम आएगा, आपके जेई में काम आएगा और कॉन्सेप्ट को बढ़िया समझ पाओगे। व्हेन द फेज डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट फॉर टू डिफरेंट सोर्स देन दे आर कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, कोहेरेंट सोर्स कहेंगे। अब ये जो वेव्स जनरेट हो रही है यहां से, अब यहां पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, पॉइंट P। ठीक है, तो ये जो पॉइंट P है वो ये वाला सोर्स जो टैप कर रहा था और ये वाला सोर्स जो टैप कर रहा था वो उनसे इक्वल डिस्टेंस पर है। हियर माय डियर स्टूडेंट, इफ S1P इज इक्वल टू S2P, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब कि यहां से चलने वाली वेव्स और यहां से चलने वाली वेव्स दोनों एक साथ पहुंच गए कहां पे, पॉइंट P पर। तो इनके रास्ते का डिफरेंस क्या है, 0। बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये भी 3 किलोमीटर चला, ये भी 3 किलोमीटर चला, या ये भी 2 मीटर चला, ये भी 2 मीटर चला। वेव कितना चला वो होता है वेव लेंथ। अगर एक साइकिल कंप्लीट हुई तो 1 लैम्डा, 2 साइकिल कंप्लीट हुई तो 2 लैम्डा। क्यों, क्योंकि क्रेस्ट और ट्रफ का मिलन ही हमारा वेवलेंथ होता है। तो 1 cycle is equal to 1 wavelength. So if I am saying that here there are 4 cycles of wave, that means 4 lambda. Here again it is 4 cycle of wave, there will be sorry बच्चा टंग स्लिप हो रहा है तो यहां पर भी क्या होगा 4 लैम्डा, करेक्ट। तो व्हाट इज द रास्ते का डिफरेंस, शुद्ध भाषा में कह रहा हूं मैं रास्ते का डिफरेंस, बट टेक्निकली आई वुड लाइक टू मेंशन दिस इज रास्ते का डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। हम यहां पर कहेंगे पाथ डिफरेंस। दस if S1P is equal to S2P, thus path difference is equal to 0। मतलब हमने ऐसा माना कि एक पॉइंट P ऐसा है जहां से S1 और S2 ने सेम डिस्टेंस कवर किया, तो पाथ डिफरेंस 0 है। अब याद रखिएगा पाथ डिफरेंस का रिलेशन फेज डिफरेंस के साथ क्या है। ये थ्योरी लिखने को नहीं आएगी बच्चा, बट MCQs, न्यूमेरिकल सब आएगा, बट थ्योरी मैं इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आपको पॉइंट्स याद रहे। गॉट द पॉइंट, ठीक है। फेज डिफरेंस को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है फाई इज इक्वल टू KX। याद रखिए ये फॉर्मूला है 11th का है, y बराबर a sin ओमेगा t माइनस KX, जहां पे KX एज अ काइंड ऑफ थीटा, थीटा फेज डिफरेंस, एंगल डिफरेंस। K को वेव वेक्टर कहते हैं, दैट इज 2 पाई लैम्डा। और अगर आपका फेज डिफरेंस ही 0 है, सॉरी पाथ डिफरेंस ही आपका 0 है, तो आपका फेज डिफरेंस भी क्या होगा 0। सी व्हाट इज x, अगर मैं यहाँ डेल्टा कर दूं डेल्टा फाई तो डेल्टा x हुआ ना, तो व्हाट इज x, path difference, sorry x is path and delta x is path difference, so my path difference is 0, phase difference is 0। now equation of displacement of the wave, ये भी 11th का ही फिजिक्स है, बस थोड़ा सा एड ऑन किया उसमें। मान लिया कि जो फॉर्मूला है वो है a cos ओमेगा t, पहले वाले का जो है वो a cos ओमेगा t, वेयर व्हाट इज a एम्पलीट्यूड, और दूसरे वाले का कितना है a cos ओमेगा t। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है, बट बहुत सारे टीचर्स उसे अनदेखा कर देते हैं, फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, डरता रहता है अबे ये क्या है। तो जेईई नीट में उसको बहुत बड़ा भोकाल करके लोग बताते हैं कि जैसे कि क्या है ये कोई चीज। बहुत सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ, देखिए यहाँ एक सोर्स है और यहाँ एक सोर्स है, ठीक है, पानी पे के सरफेस पर सोर्स बहुत नजदीक नजदीक है। अगर सोर्स बहुत नजदीक होगा तो जाहिर सी बात है दोनों ऑलमोस्ट एक जैसा ही एम्पलीट्यूड जनरेट कर रहे होंगे, एक जैसा ही एम्पलीट्यूड लिखा गया है, आपकी किताब में लिखा है, बहुत लास्ट में लिखा है, लोग भूल जाते हैं, तो एक बार देखना लिखा होगा कि बोथ द सोर्सेस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर कंपैरिजन टू द डिस्टेंस P। P क्या है, जहां पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, S1 S2 क्या है कि सोर्सेस के बीच की दूरी, और P क्या है स्क्रीन पर, या अभी आगे YDSE आप देखोगे वहां पर कैपिटल D आता है करके। तो D1 सॉरी जो स्मॉल d होता है वो बहुत छोटा होता है कंपैरिजन टू कैपिटल D। छोटा रखने के पीछे कारण ये रहता है कि एम्पलीट्यूड को सेम रखें ताकि हम पैटर्न को समझ सकें। अंडरस्टूड। अब देखो अगर दोनों दूर दूर होते,
ये टैप करता तो इसका एम्पलीट्यूड कुछ बड़ा बनता, पानी की सरफेस पर टैप करते, और इसको पानी की सरफेस पर टैप करते तो इसका एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा बनता, तब ऑब्जर्वेशन कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता। लेकिन अगर हम दोनों को बहुत पास रख दें तो हम दोनों को टैप कर रहे हैं तो एक जैसा ही एम्पलीट्यूड बना रहे हैं लोग, मतलब उनका एम्पलीट्यूड की वैल्यू सेम है। हाँ, सो यहाँ पर आप ये चीज अच्छे से नोट डाउन कर लेना, वाई इट इज नॉट a1 cos omega t and why it is not a2 cos omega t, because the both sources are kept very near to each other. Got the point? ठीक है, तो अब हम देखेंगे नेट डिस्प्लेसमेंट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट बच्चा दोनों को जोड़ दिया तो ये हो गया 2a cos omega t। अब यहां से हमको पता चल गया कि दोनों वेव्स का नेट एम्पलीट्यूड कितना है, 2a। नाउ वी नो दैट व्हाट इज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो बोलो आई कितना हो गया, 2a का स्क्वायर, सॉरी 4a का स्क्वायर, और a स्क्वायर इज इनिशियल इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड, तो ये आया आपका 4i डॉट। कुछ भी दिक्कत हो बच्चा प्लीज कमेंट करना, शॉर्ट्स के माध्यम से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर से ये नेट एम्पलीट्यूड है 2a का स्क्वायर, 4a स्क्वायर, 4 एज इट इज, a स्क्वायर आपका इनिशियल इंटेंसिटी, बिकॉज एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज बेसिकली इंटेंसिटी, है ना। तो इंटेंसिटी कितनी हो गई, 4i नॉट। अब यहाँ नोट करके लिख लो अच्छे से, whenever there is a path difference exactly equals to 0, phase difference will be 0, hence the net intensity will be 4i naught। या यहाँ इंटेंसिटी 0 है, नहीं। अगर इंटेंसिटी 0 नहीं है, such kind of interference is equal to constructive interference। और इंटरफेरेंस की परिभाषा मैंने आपको पहले ही बताई, इंटरफेरेंस इज बेसिकली द फिनोमिना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स और मोर देन टू वेव्स। तो यहाँ पर जब दो वेव्स आकर के कहीं पर मिले तो जो इंटरफेरेंस बना, इंपैक्ट बना, वो है आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, चलिए सर जरूरी है क्या ऐसा हो, मैं पॉइंट पी आगे पीछे ले लूँ तो? अरे बिल्कुल लो, किताब में भी लिया है, हम भी लेके देखते हैं। आइए चलिए बच्चा, ओके बाबू, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड हो गया, इसे हम थोड़ा सा डिलीट करते हैं ताकि आपको समझा सके। चिंता ना को, ये जो लिख रहा हूँ वो सब आपके टेलीग्राम में जाएगा, तो इसलिए टेलीग्राम में जुड़ जाना। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपका, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। नाउ अब मान लीजिए कि S1 और ये आपका S2 कुछ इस तरीके से था। ये वेव्स यहाँ पहुँची, इसने बनाया है डिस्टेंस 3 लैम्डा, और ये पहुंचा यहाँ पर, इसने डिस्टेंस बनाया है 5 लैम्डा, ये 3 लैम्डा, ये आपका पॉइंट है। अब आप देख सकते हो कि इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, 2 लैम्डा। मतलब कि जो S2 का वेव है ना, वो 2 साइकिल बाद पहुंचेगा। व्हाट इज 2 साइकिल? एक साइकिल मतलब 1 वेवलेंथ, 1 लैम्डा। इट इज एग्जैक्टली 2 लैम्डा ज्यादा देन दिस ऊपर वाला वेव। तो ये 2 लैम्डा ज्यादा कवर कर रहा है, 2 साइकिल ज्यादा कवर कर रहा है टू रीच द पॉइंट P। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हियर जो हमारा पाथ डिफरेंस है, हियर इन द डायग्राम आप ऐसे लिख दीजिएगा, जो पाथ डिफरेंस है वो कितना हुआ बच्चा, 2 लैम्डा। 5 में से 3 चला गया, 2 लैम्डा। अगर पाथ डिफरेंस इतना है तो फेज डिफरेंस कितना होगा? तो फेज डिफरेंस पाई इज इक्वल टू क्या हो गया, के एक्स। के हमारा क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा, डेल्टा फाई लिख दीजिए ताकि समझ पड़े। और जो एक्स है हमारा, वो आपका कितना है, 2 लैम्डा। लैम्डा से लैम्डा कट गया तो कितना है, 4 पाई। ओ, नाउ द फेज डिफरेंस इज 4 पाई। अगर फेज डिफरेंस 4 पाई है तो जरा देखते हैं डिस्प्लेसमेंट पर क्या फर्क पड़ा। तो अब हमारा इक्वेशन जैसे वहां लिखा है बिल्कुल वैसे ही देखिए, इसलिए साथ चल रहा हूं। तो y1 इज इक्वल टू a, ये तो बदल नहीं रहा है एम्पलीट्यूड बिकॉज डिस्टेंस आर वेरी क्लोज, एंड देन cos, एक हो गया ओमेगा t और दूसरा हो जाएगा a cos ओमेगा t प्लस 4 पाई। अब देखो इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, तो ओमेगा t माइनस 4 पाई, या फिर ओमेगा टी प्लस 4 पाई माइनस ओमेगा टी। सो द डिफरेंस बिटवीन देम इज व्हाट, एग्जैक्टली इट इज 4 पाई। तो फेज डिफरेंस 4 पाई है, बट ध्यान से देखो तो ये ओमेगा टी या थीटा प्लस 4 पाई है। मैं आपसे बोलूं थीटा प्लस 2 पाई का आंसर क्या होता है? ये कौन से पार्ट में बच्चा? ASTC रूल जानते हो? नहीं जानते हो तो देख लो, 360 प्लस थीटा इस रूल में आता है, और यहाँ पर सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं। यहाँ प्लस होता है ASTC, एड शुगर टू कॉफी, यहाँ ऑल प्लस, यहाँ साइन प्लस, यहाँ टेन प्लस, यहाँ कॉस प्लस होता है। तो दिस इज 360 प्लस थीटा। 4 पाई मतलब कितना हुआ यार, 2 पाई। अच्छा 2 पाई समझते हैं इसको। तो ये 360 प्लस थीटा है, तो 360, हाँ तो वही हुआ ना, 360 से भी ज्यादा हो गया, 2 टन हो गया। 360 प्लस 360 मतलब 360 प्लस थीटा, समझ सकते हो ना इसको। तो ये 360 प्लस थीटा है, तो 360 प्लस थीटा का आंसर
वही रहता है, जैसे cos 2 पाई प्लस थीटा cos थीटा, वैसे ही cos 4 पाई प्लस थीटा cos थीटा ही रहेगा। तो इसका आंसर कुल मिलाकर क्या आ जाएगा, a cos ओमेगा t एज इट इज। अगेन यू कैन सी दैट a cos ओमेगा t, a cos ओमेगा t, a cos ओमेगा t, a cos ओमेगा t। ये चीज हमें क्या बता रही है, ये चीज हमें ये बता रही है कि P पॉइंट पर भले S2 देर से पहुंचा हो, विलंब से पहुंचा हो, लेकिन पेस कांस्टेंट हो जाता है, जिसकी वजह से अगर हम यहां वापस इंटेंसिटी चेक करें तो अभी भी हमारी इंटेंसिटी क्या है बालक, दोनों को जोड़ोगे तो वही आएगा 4I0, यानी कि हम यहां क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। स्टिल देयर इज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, व्हाई, बिकॉज इंटेंसिटी इज नॉट जीरो। समझ गए, ठीक है सर, ऐसा भी हो गया तो अच्छा लगा, लेकिन सर अगर मान लीजिए कि ऐसा ना हो तो, 2 लैम्डा ना हो तो, मैं इसको कुछ और करूं तो, वो भी करके देख लेते हैं। आ जाइए अगले स्लाइड पर चलते हैं। तो एक और मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। निचुक, हमने कॉपी पेस्ट और किया, और अब हम लेते हैं बच्चा यहाँ पर कुछ और वैल्यू। देखिए इतनी बढ़िया फिजिक्स आपकी चल रही है बालक, प्यार हो रहा होगा बच्चा लोग हमसे, टॉपिक से, हमसे भी हो जाएगा, डेली आया करो, देखा करो। तो वापस ये पॉइंट है, यहाँ पर एक सोर्स है, इसने वेव जनरेट किया, मान लीजिए इसने 2.75 लैम्डा जितना कवर किया है, और ये जो है बच्चा, ये जो है कितना लूँ मैं, कितना ले बताओ, 2.5 का गैप लाना है मुझे, 2.5 का गैप लाना है ताकि आपको पता चले। 2.5 का गैप लाना है तो सबसे अच्छा इसको 3 लैम्डा ले लो, नहीं इसको 2.5 लैम्डा ले लीजिए, इसको 3 लैम्डा ले लीजिए। बात समझ रहे हैं, मतलब कि ई वाली जो वेव है वो 2.5 लैम्डा चल रही है, और ये वाली जो है वो 3 लैम्डा चली, मतलब ये कितना एक्स्ट्रा चली, आधा साइकिल। हाफ मतलब हाफ ही हुआ ना, हाफ ही का कमी है, पक्का ना, तो इसमें आप आधा जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा ना। तो व्हाट वी विल consider, what we can understand from this, that second wave travels extra half lambda to reach the point P. Now let us see अब क्या होता है, क्या अभी भी इंटेंसिटी मैक्सिमा रहती है, समझते हैं। आइए देखिए, तो अब हम यहाँ पर देखें तो बच्चा हमारा जो पाथ डिफरेंस है फॉर दिस सिचुएशन, क्योंकि इसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता, अभी सिचुएशन क्या है, तो पाथ डिफरेंस जरा देखिए बच्चा, तो जो पाथ डिफरेंस है हमारा वो है कितना, 0.5 लैम्डा, ठीक है ना, 0.5 लैम्डा। तो ये हमारा डेल्टा एक्स हो गया। तो जो डेल्टा फाई है वो है आपका के इंटू डेल्टा एक्स, के है आपका बच्चा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 0.5 यानी 5/10 इंटू लैम्डा। ये लैम्डा से लैम्डा कट गया, ये भी कट गया, ये आ गया आपका पाई। तो आपका डेल्टा फाई आ गया बच्चा पाई, डेल्टा फाई यानी फेस डिफरेंस कितना आ गया, पाई। ओके, तो अब जरा इक्वेशन देखिए, तो y1 इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी था, और जो y2 है वो है a कॉस ओमेगा टी माइनस में पाई। बच्चा ये है कॉस थीटा माइनस पाई, और जो कॉस थीटा माइनस पाई की वैल्यू होती है, या पाई माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है, पाई माइनस थीटा पता है कहाँ आता है, पाई माइनस थीटा आता है इस पार्ट में, और इसमें तो सिर्फ साइन प्लस होता है ना, तो कॉस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि इसका आंसर आ गया माइनस में ए कॉस ओमेगा टी। अरे बाप रे, प्लीज समझना, मजा आएगा। अब इस पॉइंट पर ये दोनों सोर्स ने जो भी अपना चलाया है, तो अगर मैं नेट डिस्प्लेसमेंट देखूं तो हमारा जो नेट डिस्प्लेसमेंट है बच्चा वो कितना हो गया, 0। ओह क्यों सर, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो अगर नेट डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया तो जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब आप समझिए, यहां इंटेंसिटी 0 हुई थी क्या, नहीं, तो हम इसे क्या कह रहे थे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां इंटेंसिटी क्या हो गई, 0, तो हम इसे क्या कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आई बात समझ में। तो व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम, डिस्ट्रक्टिव जहां इंटेंसिटी मिनिमम। और ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमारे जो दो सोर्स हैं उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो जा रहा है। फेज डिफरेंस क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। यहां फेज डिफरेंस देखिए क्या है, यहां फेज डिफरेंस एग्जैक्टली पाई हो गया, मतलब उल्टा हो गया, ये प्लस है और ये माइनस है, तो नेट क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, आपके कोहेरेंट सोर्स एंड इंटरफेरेंस। अब इसी पर से एक बेसिक फॉर्मूला बनाया गया
न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, वो देखिए क्या है। सो ओवरऑल जो सब कुछ सामने निकल करके आया वो ये है, पूरा फॉर्मूला अगर निकाल करके हम देखें तो वो ये पता चला कि हमने एक बार क्या लिया था 0, हमने एक बार लिया 2 लैम्बडा और हमने एक बार लिया 2.5 लैम्बडा। तो ये देखा गया कि अगर पाथ डिफरेंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे आप जरूर लिखिएगा, अगर आपका पाथ डिफरेंस n लैम्बडा है, जहां पे n की शुरुआत 0 1 2 3 डैश 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 है, तो हर बार एवरी टाइम वी गेट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये शर्त हो गई कि पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, n लैम्बडा होना चाहिए। आई बात समझ में? तो पाथ डिफरेंस आपका n लैम्बडा होना चाहिए। और अगर आपका पाथ डिफरेंस पॉइंट वाला था तो हम लिखेंगे n प्लस हाफ लैम्बडा, जहां पर n की शुरुआत 0 1 2 3 डैश डैश हो, तो हम क्या कहेंगे, एवरी टाइम वी गेट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ गए? ठीक है, तो सर ये पॉइंट हमें समझ में आ गया। अब आप जैसे ही ये टॉपिक खत्म कर रहे होंगे तो आप अपने टेक्स्ट बुक में पाएंगे कि वहां एक छोटा सा डेरिवेशन किया है कि अगर दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस पाई है, तो बताइए उसका नेट इंटेंसिटी कितना। और ये आपके सीबीएसई में पहले आ चुका है, इससे पहले जो करा है वो नहीं आया, वो तो थियोरी है, उसको समझोगे तभी आप डेरिवेशन समझ पाओगे। फिर से मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। इफ टू वेव्स आर मीटिंग एट सम पॉइंट विथ फेज डिफरेंस फाई, देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो चलिए अब हम ऐसा मान लेते हैं कि दो वेव्स, उनके बीच में फेज डिफरेंस है फाई, जो कि कांस्टेंट है कोहेरेंट सोर्स के लिए। तो पहली वाली वेव है a cos ओमेगा टी, और दूसरी वाली जो वेव है वो है a cos ओमेगा टी प्लस फाई। फेज डिफरेंस कितना हुआ, फाई का। ओमेगा टी और ओमेगा टी प्लस फाई में फेज डिफरेंस कितना है, फाई का। ठीक है, तो जरा नेट डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो a cos ओमेगा टी प्लस a cos ओमेगा टी प्लस फाई। बच्चा यहां पर a कॉमन हुआ, नाउ इट इज c प्लस c, यानी cos a प्लस cos b। इसका फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस b बाई 2, यानी ये हो जाएगा 2 ओमेगा टी प्लस फाई बाई 2। और दूसरा cos a माइनस b बाई 2, तो जब मैं इसको माइनस करूंगा तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, तो cos फाई बन जाएगा, और cos में माइनस cos माइनस फाई cos फाई ही होता है, तो ये आपका रहेगा cos फाई बाई 2। समझ में आया? cos a प्लस cos b में cos a प्लस b बाई 2 लगाया, cos a प्लस b बाई 2, और फिर cos a माइनस b बाई 2 लगाया, ओमेगा टी माइनस फाई, बट cos माइनस फाई इट इज cos फाई, तो ये आ गया। तो ये जो फॉर्मूला बन के आ रहा है वो ऐसा कुछ लग रहा है, 2a cos फाई बाई 2 एंड देन cos ओमेगा टी प्लस फाई बाई 2। आप ये देखो, तो अगर हम इस इक्वेशन को कंपैरिजन करें किसी एसएचएम के साथ या किसी वेव के इक्वेशन के साथ, तो ये वाला जो पोर्शन है इट इज लाइक cos ओमेगा टी प्लस फाई, तो ये पोर्शन किसके बराबर हुआ? तो बाबू ये पोजीशन हो गया आपका किसका, नेट एम्पलीट्यूड का। सो जो नेट एम्पलीट्यूड आई वो हो गई आपकी 2a cos फाई बाई 2, और इंटेंसिटी कितनी हुई, नेट इंटेंसिटी I प्रोपोर्शनल टू a का स्क्वायर। तो चलिए इसका स्क्वायर करिए, 4a का स्क्वायर cos स्क्वायर फाई बाई 2, तो इसे हम क्या कहेंगे, I नॉट। ये क्या है, I नॉट। सो 4 I नॉट cos स्क्वायर फाई बाई 2, ये आपका इंटेंसिटी हो गया। समझ में आया? जी सर। आप जरा देखिए ध्यान से, अगर आपका पाथ डिफरेंस n लैम्बडा है तो जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इसको भी साइड में कर लेते हैं। तो फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बाई लैम्बडा इनटू दिस n लैम्बडा, तो ये कट गया, तो ये आ गया 2n पाई, जहां पर n की शुरुआत 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डैश डैश डैश। सुनना ध्यान से, n बराबर 0 रखूंगा तो फेज डिफरेंस 0 हो गया, 0 बाई 2 0, cos 0 की वैल्यू 1, इंटेंसिटी मैक्सिमम, मतलब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सही है। अच्छा n बराबर 1 रखो, 2 पाई हुआ, 2 पाई बाई 2 कट गया, cos पाई की वैल्यू -1, स्क्वायर करूंगा +1, अभी भी इंटेंसिटी मैक्सिमम है। तो ये शर्त आपको याद रखनी है,
एन लैम्डा पाथ डिफरेंस हो या फेज डिफरेंस आपका 2n पाई हो, हर बार आपका इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव रहेगा। दिस इज फॉर कंस्ट्रक्टिव, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। और ये हम किसके लिए लिखने जा रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पर जरा देख लेते हैं कि फेज डिफरेंस क्या रहेगा। तो फेज डिफरेंस होगा के एक्स यानी कि 2 पाई बाई लैम्डा, और इसका देखिए n प्लस 1/2 इंटू लैम्डा। तो लैम्डा से लैम्डा कट गया, तो नाउ इट इज कितना हो जाएगा, ये जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 पाई 2n प्लस 1/2 कट गया, तो 2n प्लस 1 पाई, 2n प्लस 1 पाई, लेट अस टेक n बराबर 0, तो हो गया ये पाई, करेक्ट। जैसे ही पाई रखूंगा यहाँ पर पाई बाई 2, cos 90 0, cos 90 0, तो इंटेंसिटी 0, मतलब ये बिल्कुल सही है। तो ये 4 शर्त आपको याद रखनी है। पहली, पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव, पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव, फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड फेज डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव एंड दिस डेरिवेशन। तो यहाँ पर मैं नोट कर लेता हूँ, बोल देता हूँ आपको, डेरिवेशन नोट कर लीजिए। ये नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम से, तो वहां से आप लिखना। अच्छा, यहाँ पर 2 लाइन शुरू में आप ऐसा ऐड कर लेना कि 2 waves equations are like this, if the phase difference between them is phi, equations are like this। उसके बाद पूरा का पूरा कर लेना है आपको। आया मजा बच्चा यहाँ तक? यहाँ तक ही चैप्टर का मेन थीम है। इसके बाद जो भी है ना, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला समझना है और हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और उनके सवालों की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। तो आप हमारे पेड बैचेस को ज्वाइन करोगे बेटा, तो वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन ये यूट्यूब पर फ्री कोर्सेस है, तो यहाँ पर हम आपको पूरा टेक्स्ट बुक का करा रहा है। फिर ये आपके ऊपर रहता है कि आप वीडियोस को देख के कितनी प्रैक्टिस करते हो। अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ऑलवेज रिमेंबर न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से लिख रहे होंगे। ओके, तो हमारा ये कोहेरेंट, ये टेक्स्ट बुक का एकदम बढ़िया निचोड़ है, आपके सामने ही है एक एक चीज। अच्छा, एक और पॉइंट, सॉरी मिस कर रहा था मैं, अब याद आया। जैसे ये टॉपिक खत्म हो रहा होगा ना, तो वहां पर इनकोहेरेंट के बारे में बहुत अच्छी सी बात बताई है। देखिए, कोहेरेंट सोर्स क्या हुआ, फेज डिफरेंस मस्ट बी कांस्टेंट। लेकिन अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट ना हो तो क्या होगा, तो हम ये इंटरफेरेंस को ढंग से समझ ही नहीं पाएंगे। इंटरफेरेंस बनेगा ही नहीं, पैटर्न बनेगा ही नहीं, इंटेंसिटी अलग अलग हो जाएगी, समझ में ही नहीं आएगा क्या है। तो इफ द फेज डिफरेंस चेंजेस कंटिन्यूअसली, इसे लिख लीजिए। अगर डेल्टा फाई चेंज होता है विथ टाइम, तो बच्चा वहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिल पाता, और उसे हम कहते हैं इनकोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में जो नेट इंटेंसिटी होती है वो दोनों का समीशन होता है। ऐसे सिचुएशन में जहां पर फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो ना हो, तो इंटेंसिटी डायरेक्ट दोनों का एडिशन हो जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर कैमरे का एंगल इस तरीके का है, मैंने यहाँ लिखा है I1 + I2, तो आप इसे नोट कर लेना, करेक्ट। यही रीजन है कि अगर एक कमरे में 2 लाइट जलाई जाए, भले 10 वॉट की हो। चलो एक सवाल पूछता हूँ, कमेंट करके बताओ। जो बच्चा यहाँ तक पहुंचा है, मास्टर एसएसपी का बच्चा पार्टी है, तो जरूर कमेंट करके बताना। एक कमरा है, 10 वॉट का लाल बल्ब है और 20 वॉट का लाल बल्ब है। पूरे कमरे में रोशनी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ जाएगी ना। आंसर 30 वॉट हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, I1 + I2। वाई? बिकॉज दे बोथ आर डिफरेंट सोर्स। अगर डिफरेंट सोर्स है तो वो कोहेरेंट नहीं है, इनकोहेरेंट है, और इनकोहेरेंट में इंटेंसिटी एड ऑन हो जाती है। मैंने पहले क्या कहा, एक 10 वॉट और एक 20 वॉट का बल्ब है। अब मैं क्या कहने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कमरा है, 10 वॉट का बल्ब है और एक और 10 वॉट का बल्ब है, और दोनों पीले बल्ब हैं, दोनों 10-10 वॉट के हैं, सोडियम लैंप मान लो। अब बताओ कि क्या वो कोहेरेंट है? हालांकि इसका आंसर मुझे शायद आगे देना ही पड़ेगा, बट फिर भी क्या वो कोहेरेंट है? इसका आंसर कमेंट में बताइए, और अगर नहीं तो क्यों, प्लीज कमेंट। तो ये हो गया हमारा पूरा सिचुएशन। और ये जो एक्सपेरिमेंट हमने देखा, वो हमने पानी पर सोर्सेस को टैप करके समझा। पानी के सरफेस पर सोर्सेस को हम टैप कर रहे थे। अब इसी चीज को क्या किया ना, एक साइंटिस्ट थे, महान साइंटिस्ट यंग साहब लाइट के केस में ना फंस रहे थे। जो भी मैंने आपसे सवाल पूछा ना, कि अगर मैं 2 सोडियम के लैंप को ले लूं और मैं देखूं कि क्या उनके वेव्स, क्योंकि लाइट तो वेव्स है, क्या उनके वेव्स आपस में इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा, यानी कि कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। तो उन्होंने देखा यार नहीं हुआ ऐसा। इस चीज का बड़ा समस्या प्रॉब्लम उठा। बाद में उन्होंने क्या समझा कि हम कभी भी 2 सोर्स ले लें अलग अलग। हालांकि सवाल पहले पूछा, आपने कमेंट दिया, कमेंट लिखा है कि नहीं बच्चा पता नहीं, बट जरूर लिख लेना, अच्छा लगेगा, कमेंट कर लो। अब उसका आंसर देने जा रहा हूँ। जब भी हम भले 10 वॉट के 2 पीले बल्ब लें, बट 2 इंडिविजुअल हो गए। जब भी 2 इंडिविजुअल लोग हो जाएंगे, वो जीवन में कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते, वो इनकोहेरेंट ही हैं। क्यों?
क्योंकि जो लाइट का वेव्स है ना, निकल जो रहा है ना, वो सोर्स पे डिपेंड कर रहा है। अब 10 वॉट के बल्ब में इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट से जंप मार के एनर्जी छोड़ रहा है, लाइट छोड़ रहा है, वो हमें नहीं पता, वो रैंडम ही होता है। 10⁻⁻8 सेकेंड में से भी कम समय में ऑर्बिट हायर से लोअर में आता है। इट्स अ थियरी। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट कि किस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जंप मार के लोअर ऑर्बिट में आके लाइट को छोड़ रहा है। भले 10 वॉट की इंटेंसिटी है, 10 वॉट का पीला बल्ब, 10 वॉट का पीला बल्ब, अगर आपने 2 ले लिया आपको इंटरफेरेंस मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो इनकोहेरेंट सोर्स हो गए। तो इसी चीज का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खत्म करने के लिए यंग साहब आए और उन्होंने कारनामा किया। कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं थी, बहुत ही छोटी सी चीज थी कि उन्होंने ऐसा क्या किया, देखो। कुछ इस तरह से यहां पर एक लाइट रखा, मोनोक्रोमेटिक लाइट, सोडियम लैंप ही समझ लो, और यहां एक छोटा सा होल कर दिया। जब ये इसमें से गया, उसके बाद यहां पर ना उन्होंने छोटे से 2 और होल किए। तो यहां से जो वेव्स गई वो यहां पर टकराई, और जब यहां से टकराई बच्चों, तो यही वाला सोर्स देखो, यही सिंगल सोर्स ही है, सिंगल लाइट सोर्स ने वेव छोड़ा और वही वेव्स यहां से टकरा करके गई। तो सोर्स आपके 2 अलग अलग हो गए। अब ये एक सोर्स है और ये एक सोर्स है, हालांकि जनरेट कहां से हुए हैं, एक ही सोर्स से, एक ही लाइट से, 10 वोल्ट का सोडियम लैंप। लेकिन 2 होल कर देने से फायदा क्या हुआ कि जब इसमें से लाइट निकली, इसको हरा बना देता हूं और जब वाइट कर देते हैं, इसमें से लाइट निकली, इनको थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था मुझे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, चलो इतने से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, देख रहे हैं, हरी वाली और सफेद वाली लाइटें कहीं कहीं मिल रही हैं। बस यही इफेक्ट को ऑब्जर्व किया गया स्क्रीन पर इधर। तो स्क्रीन पर दिखा कि सेंटर पर एकदम सेंट्रल मैक्सिमा था, फिर उसके ठीक ऊपर मिनिमा था, उसके ठीक ऊपर मैक्सिमा था, ऐसे ही नीचे फर्स्ट मिनिमा था, फर्स्ट मैक्सिमा था, एंड सो ऑन। एक किताब में आप देखेंगे कि लिखा हुआ है फिगर में कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफ, कंप्यूटर जनरेटेड प्रिंट। तो ऐसे ब्लैक पट्टी दिखेगी, फिर व्हाइट पट्टी दिखेगी, फिर ब्लैक पट्टी दिखेगी। जो ब्लैक पट्टी दिख रही है वो डार्क है, डार्क फ्रिंज कहते हैं उसे। जो व्हाइट पट्टी है वो ब्राइट फ्रिंज है। अब जो व्हाइट पट्टी, इसका मतलब क्या हुआ कि इन वेव्स का मिलन ऐसा हुआ होगा कि वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम चली गई होगी। जब इंटेंसिटी मैक्सिमम चली गई होगी बच्चा, तो हम क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आई बात समझ में? इसी चीज को ना कुछ लिखना नहीं है इसमें, सिर्फ फॉर्मूला समझना है। देखो ये हो गया हमारा S1, ये हो गया हमारा S2, ये वाला सोर्स, 2 अलग अलग सोर्स जो कि इसी से जनरेट होकर के निकले हैं। उसके बाद ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, दोनों के बीच में ये पाथ डिफरेंस है कुछ। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है कैपिटल डी, ये जरूर लिखिए कि कैपिटल डी होता है स्क्रीन एंड सोर्स डिस्टेंस। तो ये स्क्रीन और सोर्स के बीच का डिस्टेंस है, और ये जो है बच्चा डी, वो है सोर्सेस डिस्टेंस। ये जो मैंने आपको पहले बताया कि ये काफी छोटा होता है कंपैरिजन टू दिस, ताकि सेम एम्पलीट्यूड बना रहे, बरकरार रहे। आई बात समझ में? ठीक है, तो डी सोर्सेस डिस्टेंस है, ठीक है। और ये यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे जाते तो ये जो पॉइंट पी है ये सेंट्रल मैक्सिमा है, इसे हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। और ये जो है बालक, बच्चा पार्टी, उसे हम एक्स नाम दे देते हैं। दिस इज पोजीशन फर्स्ट मिनिमा, और सेम इतने डिस्टेंस पर यहाँ पर भी होता है फर्स्ट मिनिमा। तो ये जो मिनिमा और मैक्सिमा है, इसी की शर्त को, इसी चीज को, शर्त को, सवालों को बनाने के लिए ही फॉर्मूला आया है। डेरिवेशन है बट नहीं करना है अपने को, किताब में भी नहीं दिया है, अपने को सीधा इक्वेशन याद करना है। एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू एन लैम्बडा, एंड एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू 2n + 1 लैम्बडा बाई 2, जहाँ n की शुरुआत 0 + -1 + -2, 0 + -1 + -2 थी। अभी याद करवाया था। एन लैम्बडा किसके लिए था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये किसके लिए था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। व्हाट इज एक्स, पोजीशन ऑफ दैट मिनिमा मैक्सिमा या पोजीशन ऑफ फ्रिंज। तो आप यहाँ लिखेंगे हियर एक्स इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ ब्राइट और डार्क फ्रिंज। समझ गए? ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल समझिए।
किताब में सवाल है नहीं, एक्सरसाइज में, और एक्सरसाइज का ही पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के बाद मिल जाएगा। हालांकि पहले पढ़ा चुका हूँ बट फिर भी अपलोड कर दूंगा फिर से। सवाल ऐसा बोलेगा कि जो सोर्स है उसका वेवलेंथ इतना है 6000 एंगस्ट्रॉम, स्क्रीन और सोर्स के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर, सोर्सेस से बीच का डिस्टेंस है 1 mm, सी 1 मीटर 1 mm वेरी स्मॉल। सो व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ थर्ड मिनिमा, बताइए थर्ड मिनिमा की पोजीशन कहाँ है। तो पहले दिमाग में मिनिमा मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये फॉर्मूला लगेगा। थर्ड मिनिमा बोला है विल टेक दिस n as 3, सो 3 × 2 6 + 1 7 λ/2, ठीक है। फिर आप यहां से x को निकाल दीजिए, सब्जेक्ट बना लीजिए, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर। आया समझ में अच्छे से। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं, हे प्रभु जी लैपटॉप स्विच ऑफ ना हो जाए, काफी देर से पढ़ा रहा हूं। अच्छा पसीना भी हो गया, कोई नहीं, यस आज ऐसे ही करा बच्चा लोग, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे ही आपसे बोलूं कि सेवेंथ वाला बताओ ब्राइट फ्रिंज कहां पर है, सेंटर मैक्सिमा से, तो ब्राइट मतलब कंस्ट्रक्टिव, ये 7 लैम्डा किया, x को सब्जेक्ट बना, आंसर। अच्छा ये जो मैक्सिमा है इसके ठीक ऊपर क्या होगा, इसके ठीक ऊपर होगा सेकंड मैक्सिमा। तो ये जो मैक्सिमा नहीं, इसके ठीक ऊपर होगा बच्चा सेकंड मिनिमा, इसके ऊपर होगा सेकंड मैक्सिमा, ये ऑर्डर जरूर याद रखें। तो ये जो बैक टू बैक मैक्सिमाज है ना, जैसे कि मिनिमा या मैक्सिमा, जैसे मान लो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मिनिमा के बीच का ये जो गैप है, बैक टू बैक डार्क या फर्स्ट मैक्स और सेकंड मैक्स के बीच का ये जो गैप है, ये हमेशा इक्वल रहता है, इसे ना फ्रिंज विड्थ कहते हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत छोटे से पॉइंट में लिखा है, बट आपके सीबीएसई करिकुलम में लिखा है क्वालिटेटिव फॉर्मूला, मतलब सवाल आ सकता है। इसका फॉर्मूला याद रखिए, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। पुरानी वाली एनसीईआरटी में इस पर बहुत सारे सवाल थे, पुराने वाले एनसीईआरटी का भी सारा सॉल्यूशन चैनल पर अपलोडेड है, आप खाली सर्च करिए वे ऑप्टिक सॉल्यूशन बाय सचिन सर, यूट्यूब पे लिखो मिल जाएगा, देख लेना। जिन बच्चों का स्टेट बोर्ड है में भी आ सकता है। सो ये होता है फ्रिंज विड्थ, और ये हमेशा सेम रहता है, रिमेन्स सेम फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। तो चाहे आप मैक्सिमा की बात करिए चाहे मिनिमा की बात करिए, सेम रहता है बच्चा। क्लैरिटी मिल गई। तो दिस इज ऑल अबाउट यंग्स इंटरफेरेंस। सवाल कैसे आते हैं वो भी आपको बता दिया, पोजीशन पूछेगा, एक्स निकालना है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव में n लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव में आपका 2n + 1 λ/2। चलो तो अब बात करते हैं हम लोग डिफ्रैक्शन की। तो बच्चा डिफ्रैक्शन बेसिकली क्या है पहले वो समझिए। देखिए डिफ्रैक्शन इज अ फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू ऑब्स्टेकल्स। किसी भी बाधा से वेव्स का बेंड हो जाना थ्रू ऑब्स्टेकल्स, उसी को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। भाई ये इंटरफेरेंस का नेचर है लाइट की, वेव्स की। देखिए दुनिया में जितने वेव्स होते हैं ना, उस सब के सब कुछ ना कुछ डिफ्रैक्ट होते हैं। डिफ्रैक्ट मतलब मुड़ते हैं। कैसे मुड़ते हैं, जैसे मान लो यहाँ से एक वेव चली, ये चली 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 सामने कोई नहीं था, सीधी चली जाती, लेकिन ये गई 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 टकराई तो ये बैंड हो जाएगी। ये क्या होगी, बैंड होगी। अपने डायरेक्शन को क्या करेगी, थोड़ा सा चेंज करेगी। तो ये डायरेक्शन को चेंज करना है या बैंड होना है, इसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन। बहुत प्यारा सा एग्जांपल लेता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऑब्स्टिकल है जिसका साइज कह लीजिए या अपर्चर कह लीजिए, ये आपका इस तरीके से ए है। जब लाइट ऐसे आएगी और लाइट ऐसे आएगी ना, तो ये टकरा के बच्चा ऐसे बैंड हो जाती है। जैसे लेंस में कैसा कन्वर्जिंग सा होता है माहौल, वैसा होता है। और ऐसा बेंडिंग होने के लिए एक शर्त है, ए मस्ट बी इक्वल्स टू लैम्डा। सर व्हाट इज दिस? ए यहां पर क्या है, डायमीटर समझ लो या अपर्चर समझ लो, उसकी वैल्यू वेवलेंथ की जितनी होनी चाहिए। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। आप एक कमरे में हैं, आपका भाई दूसरे कमरे में है, माताश्री दूसरे कमरे में है। माताश्री को आप देख नहीं पाते हो, दरवाजा बंद है, माताश्री आपको चिल्लाती है, हम तुरंत उठ के चले जाते हो। ना आप माताश्री को देख पाते हो ना माताश्री आपको देख पाती हैं, क्योंकि माताश्री के शरीर से निकला हुआ लाइट
दरवाजा बंद है तो होल में से डिफ्रैक्ट नहीं हो पाता, लेकिन माता श्री की वाणी गुस्से वाली, प्यार वाली, दरवाजा जो बंद है उसके जो होल है, छेद है, वहां से होते हुए आपके कानों तक पहुंच जाती है। क्या मतलब है इसका? साउंड वेव डिफ्रैक्ट्स मोर बिकॉज साउंड वेव का वेवलेंथ ऑलमोस्ट मीटर में होता है और दरवाजे की मोटाई भी लगभग मीटर में होती है। लेकिन अगर हम लाइट वेव की बात करें जो मम्मी के शरीर से निकली है, ऑब्जेक्ट है ना मम्मा, आप भी ऑब्जेक्ट हो, तो आप में से, बॉडी में से भी वेव्स निकल रही है, तो माता श्री के शरीर से निकला हुआ वेव्स एंगस्ट्रॉम में होता है। अरे यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यार एंगस्ट्रॉम में होता है ना? तो वो जो एंगस्ट्रॉम में है वो 10 की घात -10 हो गया, विच इज वेरी स्मॉल कंपेरिजन टू दिस ए। कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, इसलिए लाइट वेव डिफ्रैक्ट नहीं करती। तो अब यहां पर जरूर लिखिए, इसको नोट करके लिख लीजिए, कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये डिफ्रैक्शन की क्या है, कंडीशन है, ए मस्ट बी इक्वल्स टू लैम्डा। और एक और चीज लिख लो, साउंड वेव ज्यादा डिफ्रैक्ट करती है कंपेरिजन टू लाइट वेव। अब इनकी फॉर्मूला देखिए क्या है बच्चा, तो बहुत ही सिंपल है। सिंगल स्लिट करके ऐसे रिप्रेजेंट किया है, डबल स्लिट करके ऐसे रिप्रेजेंट किया है, आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम बना, डायग्राम का कोई लेना देना नहीं है। वेव्स ऐसे आई, ऐसे जाने के बाद ये सीधा ऐसे डिफ्रैक्ट हो गई इस पॉइंट पर स्क्रीन पर, और फिर कुछ यहाँ जा रहे हैं, कुछ यहाँ मिल रहे हैं पॉइंट पी पर। इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं ऐसे। बहुत सारे किताबों में, स्टेट बोर्ड भी पढ़ा चुका हूँ, तो वहाँ पर ये कॉन्वेक्स लेंस रखते हैं और उससे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये वेव्स देख रहे हैं आप, डिफ्रैक्ट होकर के यहाँ जा रही है, तो इधर सेंट्रल मैक्सिमा बनता है और फिर उसके बाद में ना यहाँ मिनिमा बनता है, और इनका जो डायग्राम रहता है वो कुछ इस तरीके से है। अब ये है क्या चीज, अरे रे 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 गुस्सा आ जाएगा भाई, कैसे बनाया, बड़ा फिर छोटा। अच्छा ये सेम शेप आप ऊपर समझ लीजिए, ठीक है। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा है, उसके बाद मैक्सिमा थोड़ा छोटा हो गया, फिर मैक्सिमा थोड़ा छोटा हो गया, फिर थोड़ा मैक्सिमा और छोटा हो गया, और बीच वाला जो मिनिमा है जहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा। तो एक डार्क मिलता है, एक ब्राइट मिलता है, बट ब्राइट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, फिर ब्राइट धीरे धीरे छोटा हो जाता है ये एक तरीके का इंटरफेरेंस ही, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। और ये सवाल मैं आपको देता हूँ, सीबीएसई बहुत बार पूछ चुकी है। आपकी किताब में ना लास्ट में एक लाइन भी लिखा है इस टॉपिक के बाद, बहुत सारे साइंटिस्ट आए और इसको बता पाना बहुत डिफिकल्ट है कि एक्चुअल में क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। वेव्स का ही नेचर बहुत सिमिलर लगता है क्योंकि इसमें भी मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है। तो कुछ डिफरेंस ऐसे हो सकते हैं कि इनमें जो सारे ब्राइट फ्रिंजेस हैं वो एक जैसे नहीं है, कुछ कम है, उसमें सब एक जैसे थे, किसमें, इंटरफेरेंस में। ऐसे कुछ डिफरेंसेस हैं, 3 से 4 डिफरेंसेस जो आपको खुद निकालना है, और आप जो है इसको याद भी करिएगा बिकॉज ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है। अब मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स बताता हूँ। तो न्यूमेरिकल्स में क्या है बच्चा, वही सेम चीज को मैं वापस लिखता हूँ, एन लैम्डा एंड एन प्लस हाफ लैम्डा। द ओनली डिफरेंस कि जहां पर एक्स डी बाई कैपिटल डी था उसकी जगह पर ए थीटा रहेगा। क्या रहेगा, थीटा। ये देखिए ये यहां से एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो ये है ए क्या है, अपर्चर, थीटा आपको पता ही है एंगल, ये क्या है, वेवलेंथ, ठीक है। बाकी है ना आपको सब कुछ पता ही है, ये अगेन अपर्चर। बस अब ये पता चल जाए सर कि कौन सा कब लगाना है। तो यहां पर वर्ड यूज किया जाता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो जो वहां पर मिनिमा के लिए था, डिस्ट्रक्टिव के लिए था, वो यहाँ मैक्सिमा के लिए है। तो ये है मैक्सिमा डिफ्रैक्शन। और जो वहां कंस्ट्रक्टिव के लिए था, मतलब कि मिनिमा के, कंस्ट्रक्टिव यानी मैक्सिमा के लिए था, वो यहाँ मिनिमा के लिए है। समझ आ गया? तो ये बस ये 2 इक्वेशंस आपको एकदम बढ़िया से याद करके रखने हैं। गॉट इट? चलो, तो ये डिफ्रैक्शन हुआ आपका। ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा, इसमें इतना ही याद रखना है बस। सवाल यहीं से आएंगे, और कैसे सवाल आएंगे, वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया, एंगल गिवन है, अपर्चर निकालने को बोलेगा, थर्ड मिनिमा, फोर्थ मिनिमा, सेवंथ मिनिमा, मैक्सिमा, ऐसे। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा डाउट है, पोलराइजेशन आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है 2023-24 के सिलेबस के हिसाब से, बट अगर आप सीबीएसई का करिकुलम देखेंगे तो वहाँ ये नहीं है, बट फिर भी याद पढ़ लेते हैं क्योंकि टेक्स्ट बुक में है। और मैंने तो पोलराइजेशन के बहुत सारे टॉपिक 2019 से पढ़ा रहा हूँ मैं यूट्यूब पे, बहुत बार लेक्चर्स अपलोड किए हैं। जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं स्टेट बोर्ड के हैं, अगर उनकी किताब में और भी ज़्यादा चीज़ें हैं तो आप सर्च करिएगा पोलराइजेशन, आपको और भी टॉपिक्स बाबा एसएसपी के मिल जाएंगे। बट सर्च बॉक्स में ये जरूर लिखना पोलराइजेशन बाय बाबा एसएसपी, सचिन सर। तो देखिए पोलराइजेशन क्या होता है, तो मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाऊँ तो जो लाइट होती है ना, उसमें ना जो क्योंकि लाइट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, करेक्ट।
तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के वेक्टर्स होते हैं। हमने पढ़ा EMW, पढ़ लिए हुए, EMW से पहले वाला चैप्टर था। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वेक्टर्स होते हैं नॉर्मली अगर वो इस तरीके से हैं सारे रैंडम डायरेक्शन में, तो इसको हम अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट। लेकिन अगर ये ऐसा हो जाए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स अगर ऐसे हो जाएं, तो हम इसे क्या कहेंगे पता है? पोलराइज्ड लाइट। अब बस जैसे लिखा रहा हूं याद कर लीजिए, लिख लीजिए, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये पोलराइज्ड लाइट है। पोलराइज्ड लाइट मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अनपोलराइज्ड लाइट मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स आर इन ऑल द रैंडम डायरेक्शंस। तो ऐसे से ऐसे हो जाना ही पोलराइजेशन होता है। मतलब पोलराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अनपोलराइज्ड लाइट टू पोलराइज्ड लाइट, बट दिस कैन बी डन बाय अ काइंड ऑफ मिनरल, और वो होता है इस खास करके प्लेट में जिसको कहा जाता है टूरमलिन प्लेट। एक तरीके का मिनरल होता है, थोड़ी केमिस्ट्री है इसके अंदर, मुझे जितना अच्छे से पता है मैं आपको वो बताता हूँ, बाकी आप रिसर्च कर सकते हैं। तो टूरमलिन प्लेट एक प्रकार का खनिज होता है जिसके ऊपर अगर ये लाइट गिराई जाए अनपोलराइज्ड तो वो पोलराइज्ड में कन्वर्ट कर देता है। इसकी सबसे खास बात होती है कि इसमें एक एक्सिस होता है जिसको ऑप्टिकल एक्सिस कहते हैं। इस एक्सिस के जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आने वाला पैरेलल होगा, ये सिर्फ इसी को अपने में से पास करेगा, बाकी सबको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अनपोलराइज मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स रैंडमली हो, और पोलराइज मतलब जिसमें पैरेलल डायरेक्शन में हो। अनपोलराइज से पोलराइज करने के प्रोसेस को पोलराइजेशन कहते हैं, और ये होता है विद द हेल्प ऑफ टूरमलिन प्लेट। एक साइंटिस्ट है, आपके टेक्स्ट बुक में सबसे नीचे लिखा है मालस लॉ। ये आ सकता है, हालांकि सीबीएसई के करिकुलम में नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते। तो मालस ने क्या किया ना, एक एक्सपेरिमेंट किया कि पहले एक अनपोलराइज लाइट थी, इस तरीके से। इस अनपोलराइज लाइट को बच्चा उन्होंने सबसे पहले एक टूरमलिन प्लेट से पास किया, करेक्ट। तो ये टूरमलिन प्लेट क्या करेगी, अपने में से लाइट को बाहर निकालेगी जिसकी इंटेंसिटी हो गई मान लो I0। फिर उसके बाद इन्होंने यहां पर एक और दूसरा टूरमलिन प्लेट रखा जिसका एक्सिस ना पहले वाले के कंपैरिजन में थीटा जितने एंगल पर टिल्ट था। देखो ऐसे, ये सवाल नीट में जेई में बहुत आते हैं, तो नीट जेई वाले बच्चे खास करके हमारे लेक्चर्स को फॉलो किया, हम लाइव भी पढ़ाते हैं यूट्यूब पे 12 बजे। तो ये थीटा जितने एंगल पर टिल्ट किया, तो अब थीटा जितने एंगल पर जब ये I0 जाएगा तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा थीटा की तरफ कॉस और दूसरा हो जाएगा I0 साइन, ठीक है। तो पहले वाले टूरमलिन प्लेट से जब ये बाहर निकला बच्चा, तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर होता है। इसको A0 कहिए ना, ज्यादा सही रहेगा। A0 cos थीटा एंड देन A0 sin थीटा। तो I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू A0 का स्क्वायर, ये I0 है। और जब दूसरे वाले से बाहर निकला, क्योंकि प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो ये तो मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि ये टूरमलिन प्लेट के एक्सिस के पैरेलल नहीं है। कौन सा? साइन। पैरेलल कौन है? ये थीटा की तरफ है ना, ये देखो टूरमलिन प्लेट, तो इसके पैरेलल कौन से कंपोनेंट है? ये वाला है। समझ में आई बात? तो जो भी पैरेलल होगा ऑप्टिकल एक्सिस के, हालांकि मैंने इसको कैसे बना दिया, मुझे यहां पर करना चाहिए बच्चा, ये एक्सिस है ना, तो ये आपका पैरेलल है, सॉरी सही कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट अ सेकेंड बाबू। तो ये है आपका I0 cos थीटा। ये होता है जब आपको बहुत अच्छे से याद होता है, तब आपको पता रहता है कि कहाँ गलती हो रही है। और ये है आपका I0 sin थीटा, ये है ऑप्टिकल एक्सिस। अब आप देख सकते हैं कि इस ऑप्टिकल एक्सिस से परपेंडिकुलर है ना, तो ये मर जाएगा। जीवित कौन रहेगा? I0 cos थीटा, A0 cos थीटा, A0 कर दीजिए, एम्पलीट्यूड के कंपोनेंट्स है बेसिकली। तो ये आपका हो गया A0 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये A0 का स्क्वायर किसके बराबर है? I0 के। तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू I0 बिकॉज A0 स्क्वायर इज इक्वल टू I0। बीच में कांस्टेंट भी रहता है, उसको नहीं लिखना है। तो ये जो फॉर्मूला है ये मालस लॉ का है।
इस फॉर्मूले के हिसाब से आप ये समझ सकते हैं कि थीटा जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे हमारी इंटेंसिटी भी वैरी करती है। ये फॉर्मूला हमें तब लगाना है जब दो पोलराइड्स के बीच में एंगल कितना हो, थीटा। समझ गए? तो दिस इज ऑल अबाउट पोलराइजेशन। अब आपके टेक्स्ट बुक में एक लास्ट एग्जांपल है, इसे भी देख लेते हैं और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन के लिए वीडियो आ जाएगी, पहले से पढ़ी भी है, आप उसे देख सकते हो, उसमें एडिशनल एक्सरसाइज तक भी सॉल्व है पूरा। डिस्कस द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट when polaroid sheet is rotated between the two crossed polaroids. It's a very interesting thing. Let us understand. तो एक जो है हमारा जो टूरमेलिन प्लेट है वो ऐसा है और दूसरा ये नंबर 1 और दूसरा इस तरीके से नंबर 2, क्योंकि दोनों क्रॉस्ड है। इनके बीच में बच्चा तीसरा वाला जो थीटा जितने एंगल पर रोटेटेड है, हमें भी नहीं पता कहाँ कितना एंगल है, तो मुझे भी नहीं पता, तो मैंने थीटा मान लिया। तो ये जो है आपका ये नंबर 1 कंबाइन करके दिखा रहा हूं, ये आपका नंबर 3 और ये जो है आपका वो नंबर 2 है। समझ में आई बात? ठीक है। अगर ये थीटा है बच्चा तो ये कितना हुआ, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। पहला वाला क्या था, आई नॉट, जब इससे निकलेगा तो आई नॉट होगा और जैसे ही इससे निकल करके आई नॉट पे जाएगा तो इसमें से जब पास आउट होगा तो ये हो जाएगा थीटा एंगल, तो कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब फॉर फर्स्ट केस आई इज इक्वल टू आई नॉट, मैं आई 1 लिख देता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इससे निकला तो आई नॉट था, टूरमेलिन प्लेट की इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड से समझ लीजिए क्या फर्क पड़ता है। मतलब आई नॉट लिखो तो ए नॉट ही है, बिकॉज ए नॉट का स्क्वायर इज बेसिकली आई नॉट। फिर ये आई नॉट जब इससे गुजरा, किससे, बीच वाले से, ये ऐसे जा रहा है तो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। और जब तीसरे वाले से जाएगा तो तीसरे और दूसरे के बीच में एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे I2 जो कि फाइनल इसका है, तो ये हो गया आपका I1 एंड देन कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो I1 आपका कितना है बाबू, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने I1 की जगह रखा और कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज ऑल अबाउट I2। सो आई नॉट 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि हमें एक रिजल्ट आ जाए। और ये जो आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला किसका है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। यस, सो दिस इज गोइंग टू बी आई नॉट बाई 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो जब दो क्रॉस्ड पोलराइड्स हो उसके बीच में अगर तीसरे वाले को घुमाते रहोगे तो उसकी इंटेंसिटी ही रहेगी। ठीक है, दैट्स इट। तो बच्चा ये लेक्चर है आपका लग रहा है 1.5 घंटे का, बट काफ़ी ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है। आई होप दैट यू पीपल हैव एंजॉयड दिस सीरीज एज वेल। पहला लेक्चर, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके हमने 10 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। 11, 12, 13, 14 बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, उसका थोड़ा इंतजार करिएगा। आप लोगों के प्यारे प्यारे मीठे मीठे लवली कमेंट्स पर डिपेंड करता है कि आप सब लोग अपने बड़े भाई से कितनी मेहनत कराने के लिए प्रेरित हो, तो आ जाएगा। ऑलरेडी मेरे बहुत सारे सेशंस चलते हैं बच्चा, बैचेस चलती है, पेड बैचेस, जिसमें जेई का, नीट का बैच है, बोर्ड्स का बैच है। तो आप सब अगर मुझसे पर्सनली भी पढ़ना चाहते हो तो ऑल दीज क्लासेस आर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन एप्लीकेशन क्लास 24, सो डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड इट। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, तो ये आपको बता देता हूँ एक बार फिर से, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर कोर्सेस अवेलेबल हैं। चाहे आप अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन करें चाहे नीट की, ये नंबर पर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो डाउनलोड क्लास 24 ऐप टू गेट माई लाइव बैचेस। ऑलराइट बच्चा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगला जो चैप्टर है बहुत जल्द, बट आप डेली लाइव आया करिए। रात को 8 बजे मैं सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट कराता हूँ यूट्यूब पर, एंड दोपहर 12 बजे हम मिलते हैं नीट के लेक्चर्स के साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक यू, जय हिंद।